एक आदमी जो खड़े खड़े सोता है, जिसे नहीं पता कि हाथ मिलाते कैसे हैं, जिसे स्पारिंग का मतलब समझाना पड़ा क्योंकि उसके लिए तलवार उठाने का मतलब सिर्फ एक था, मारना। यही है डैन ह्योंग-वू और उसका मेंटर अब भी उसे दुनिया के बेसिक तरीके सिखा रहा है। लेकिन दोस्तों, जब रास्ते में एक पूरी डेथ स्क्वाड ने एस्कॉर्ट टीम पर हमला किया, जब एक एक वॉरियर गिरने लगा, जब लगा अब कोई नहीं बचेगा, तो इसी नासमझ बंदे ने एक कदम आगे बढ़ाया। एक झटका, एक फ्लैश और पूरी की पूरी एलीट आर्मी राख। टैंग फैमिली का वो बुजुर्ग मास्टर जिसने जिंदगी भर बड़े बड़े वॉरियर्स देखे थे, वो भी उसकी मूवमेंट ठीक से देख नहीं पाया। ये पावर कहाँ से आई, ये आदमी है कौन और ये सब उसने किस लिए किया? क्योंकि उसके मेंटोर ने कहा था। बस इतना काफी था। आज की कहानी में मिस्ट्री है, एक्शन है और एक ऐसा किरदार है जो हर सीन में चौंका देगा। तो चलो शुरू करते हैं। एक दिन इस दुनिया में एक खजाने का नक्शा सामने आया। उस नक्शे में एक महान हस्ती के खोए हुए रहस्यों का जिक्र था, उस सीक्रेट वेपन का भी जिसे वो पीछे छोड़ गए थे। और इस खबर के साथ ही वो मार्शल दुनिया जो इतने लंबे समय से शांत थी, एक बार फिर तबाही में डूबने वाली थी। एक काली आकृति आसमान से अविश्वसनीय रफ्तार से नीचे गिरती है। उसकी मंजिल एक अकेली पहाड़ की चोटी, एक ऐसी शांत जगह जिसे दुनिया के लालच ने कभी छुआ न हो। लेकिन वो शांति अब टूटने वाली थी। वो तबाही की ताकत के साथ जमीन पर गिरती है। धूल और मलबे का एक बड़ा बादल उठ खड़ा होता है चारों तरफ, और जैसे ही धूल बैठती है, एक अकेला इंसान उस गड्ढे से बाहर निकलता है। उसके हाथ में एक पुरानी तलवार है, एक ऐसी तलवार जिसने अनगिनत लड़ाइयां देखी हैं। हर निशान एक कहानी है। वो युवक रोशनी में कदम रखता है, अपनी बहुत लंबे समय से रुकी हुई आजादी का ऐलान करते हुए। उसकी आंखों में मुश्किलों की दास्तान है और एक ऐसा जज्बा जो कभी नहीं टूटा। वो आसमान की तरफ देखता है, एक ऐसा नजारा जिसे उसने सालों से नहीं देखा था। लेकिन उसका अतीत अभी भी धुंधला है। उसकी यादें उस गुफा के अंधेरे में कहीं खो गई हैं। वो ध्यान लगाता है, यह जानते हुए कि उसे वो सब कुछ वापस जोड़ना होगा जो उससे छीन लिया गया था। क्योंकि बदले की जलती हुई चाहत वो एकमात्र चीज है जिसे वो भूला नहीं है, कभी नहीं भूला। उसका मन अपने पुराने गुरु की यादों में डूब जाता है, महान चायन किजा, जिन्होंने उसे और अनगिनत दूसरों को एक नामुमकिन मिशन सौंपा था, दुनिया को बचाना। उसे याद है वो कई चेहरों के बीच खड़ा था, सब उसी गुफा में लाए गए थे। चायन किजा की आवाज उसके मन में गूंज रही थी, पूरी तरह मानने की मांग करती हुई। गुरु ने ऐलान किया था, कठिन ट्रेनिंग कल से शुरू होगी। बाकी सब डरे हुए थे, घबराए हुए, लेकिन हमारे लड़के की आंखें एकदम स्थिर थीं, पूरी तरह बैलेंस में। लेकिन झुनका के पास उन सभी के लिए एक आखिरी और डरावनी चेतावनी थी। उसने गुफा को सील कर दिया था ताकि कोई भी अंदर या बाहर न जा सके किसी भी हाल में। और इस तरह मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग के नाम पर तकलीफों से भरी जिंदगी शुरू हुई। उनका पहला सबक जंग का नहीं था, सिर्फ सांस लेने का था। फिर आई तलवारबाजी, एक ऐसी टेक्निक जिसमें जबरदस्त ताकत और बिल्कुल सही निशाना दोनों चाहिए थे। उसके बाद पैरों की वो बुनियादी चालें, जैसे वो सब पहली बार चलना सीख रहे हों। शिया ने उन्हें प्रॉमिस किया था, कल्पना से परे ताकत मिलेगी, गॉड लेवल पावर का रास्ता। हर एक टेक्निक में मास्टर होने के लिए 7 साल का वक्त दिया गया था और अंत में एक अकेला दरवाजा खड़ा था, उनकी आखिरी परीक्षा के रूप में। एक ऐसा दरवाजा जिससे होकर उन सभी को गुजरना था। और इस तरह वे असली ट्रेनिंग ग्राउंड में दाखिल हो गए। चारों तरफ एक अजीब सा घना कोहरा छाया हुआ था, लेकिन हमारे लड़के का ध्यान एक पल के लिए भी नहीं डिगा। ये सब गुरु की क्रूर, बहुत सोची समझी योजना का हिस्सा था। एक ऐसी योजना जो उनके आसपास के माहौल पर टिकी हुई थी, क्योंकि वो कोहरा मादी सिर्फ धुंध नहीं था, वो शुद्ध ऊर्जा थी, घनी, असली। सभी स्टूडेंट्स एक गहरे अंधेरे के सामने खड़े थे। गुरु का असली इरादा अब उन पर साफ हो रहा था और उस अंधेरे से एक भयानक राक्षस आकार लेने लगा। हड्डियों जैसे राक्षसों की एक पूरी फौज, जिनकी आंखों में सिर्फ नफरत जल रही थी। यही असली परीक्षा थी, नामुमकिन हालात में जिंदगी की लड़ाई। हड्डियों और छाया का एक बहुत बड़ा सांप उन पर टूट पड़ा। उनमें से एक ने आदेश दिया, हथियार निकालो। लेकिन हमारा लड़का पहले से ही एक कदम आगे था, अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए, बिना किसी हुक्म के। बाकी सब भी तुरंत उसके पीछे आ गए, अपनी एनर्जी अपने हमलों में लगाते हुए। हर किसी ने वही टेक्निक्स इस्तेमाल की जिन्हें सालों तक सीखा था, जोड़ा था, जिंदगी की तरह जिया था। वे बिना किसी हिचकिचाहट के उस भयानक खतरे का सामना करते रहे। वो 3 मुख्य कलाओं में मास्टर हो गया था, सांस लेना, तलवारबाजी और पैरों की चाल। एक कत्लेआम का एकमात्र बचा हुआ इंसान, मुर्दों की गुफा में अकेला खड़ा, और उसके एक गिरे हुए साथी की आखिरी सांस में उसका नाम गूंजा और उसी याद के साथ उसकी पहचान वापस लौटी। दान ह्योंग-वू। दुनिया में उसके पहले कदम उसे एक हलचल भरे शहर में ले गए। उसकी मंजिल च्वेन मंडप नाम का एक बड़ा और शानदार एस्टेब्लिशमेंट। अंदर लोगों की फुसफुसाहट और प्यालों की खनक से पूरा माहौल गूंज रहा था। ह्योंग-वू एक पल के लिए रुका, उसकी नजरें अनजाने चेहरों पर घूमती रहीं, जब तक एक नोबल घराने की बेटी पर नहीं टिकी। उसका नाम था जो यौन। और एक पल के लिए उस भरे हुए कमरे में उनकी नजरें मिलती हुई लगी, लेकिन उसकी मौजूदगी
पेचीदगी बाकी लोगों से छुपी नहीं रही। वे उस अजीब नजारे की तरफ इशारा करने लगे, बिना म्यान के रखी हुई तलवार। सोलयान का भाई तलवार की बेहतरीन क्वालिटी देखकर मुस्कुराया। तभी योंग वू के सामने नूडल्स का एक साधारण कटोरा रखा गया। सालों में पहली बार वो ठीक से खाने के लिए बैठा। उसने नूडल्स उठाए। एक अनजाना लेकिन जाना पहचाना एहसास। स्वाद लाजवाब था। एक साधारण खुशी जिसे वो बहुत लंबे समय से भूल चुका था। उसकी सच्ची खुशी देखकर बाकी लोगों ने भी वही चीज मंगवाई, लेकिन कमरे की दूसरी तरफ जो सेओल यान की नजरें अभी भी उस पर टिकी थीं। वो इस रहस्यमय अजनबी के प्रति अपने अजीब खिंचाव को समझ नहीं पा रही थी। कटोरा खाली हुआ। योंगवू ने चुपचाप माना, बहुत स्वादिष्ट था। वेटर मुस्कुराया। एक और खुश कस्टमर। फिर उसने पोलाइटली पेमेंट मांगी, खाने का बिल बताया। लेकिन योंगवू के चेहरे पर अचानक एक कड़वी सच्चाई उभर आई। सालों तक अकेले बंद रहने के बाद पैसों का कॉन्सेप्ट उसके लिए पूरी तरह गायब हो गया था। उसे आखिरकार याद आया, इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं है। वेटर का दोस्ताना रवैया ठंडा पड़ने लगा। ह्योंगवू ने शांत भाव से मान लिया, मेरे पास पे करने का कोई तरीका नहीं है। चिढ़कर उस आदमी ने खाने के बदले ह्योंगवू की तलवार गिरवी रखने की मांग की, लेकिन उसकी आंखें सिकुड़ गईं। ये वो चीज है जिसे वो कभी नहीं छोड़ेगा। उसने बताया, यह तलवार मेरे आखिरी दोस्त की जान के बदले में मिली थी। वेटर का सब्र टूट गया। उस पर आरोप लगाया, शुरू से ही मुफ्त में खाने की योजना थी। इस तीखी बहस ने मंडप में मौजूद सभी का ध्यान खींच लिया। उसकी बहन के अचानक खड़े होने पर उसका भाई जो इन हैरानी से चिल्लाया। जो सेओलियान पैसों से भरी थैली लिए आगे बढ़ी। उसने उसके लिए पेमेंट करने की पेशकश की। वेटर से कहा, इन्हें मत डांटो। युवती के अचानक दखल से वेटर हैरान रह गया और पहली बार ह्योंगवू और सेओलियान आमने सामने खड़े थे। वो हैरान रह गया, समझने की कोशिश करता रहा, ये अजनबी मेरी मदद क्यों कर रहा है। लेकिन जैसे ही उसने ध्यान से देखा, उसकी नजरों में एक मासूमियत दिखी, जैसे कोई बच्चा पहली बार दुनिया देख रहा हो। बिना कुछ कहे योंगवू ने बस मुंह फेर लिया और सेओलियान और वेटर दोनों उसकी इस चुप्पी से दंग रह गए। सेओलियान समझ नहीं पाई उसका यूं अचानक चले जाना, और वो मंडप से बाहर निकल गया। बस यूं ही सेओलियान के होंठों पर एक छोटी सी क्यूरियस मुस्कान आ गई, लेकिन वेटर शुक्रिया न मिलने से गुस्से में था। उसके भाई ने मजाक उड़ाया, खाली जेब वाला एहसान फरामोश घुमक्कड़। फिर बोला, उस आदमी में जरा भी एनर्जी नहीं दिखती। लेकिन सेओलियान उस अद्भुत तलवार की याद नहीं भूल पाई। एक ऐसा उलटा मेल जो उस अजनबी के आसपास के रहस्य को और गहरा कर रहा था। उसे फिक्र हुई, बिना म्यान के ऐसी बेहतरीन तलवार मुसीबत को ही न्योता देगी। एक अजीब जिम्मेदारी का एहसास करते हुए उसने उसके पीछे जाने का फैसला किया। इसी बीच योंगवू रुक गया। सेओलियान की दयालुता का बोझ आखिरकार उस पर आ पड़ा। उसे एहसास हुआ, जल्दबाजी में शुक्रिया का एक लफ्ज भी नहीं कहा। उस मंडप के अंदर माहौल चहल पहल से भरा हुआ था। मार्शल कलाकारों के झुंड इकट्ठा थे। उनकी बातें हवा में गूंज रही थीं। मार्म अलायंस की ताकत पूरी तरह दिख रही थी। जोसन ने देखा, पूरा शहर उनके योद्धाओं से भरा हुआ था। उसके भाई जो ने कहा, अलायंस का नेता भी हरकत में आ गया है। उनके बॉडीगार्ड ने बताया, इसलिए क्योंकि दुष्ट रास्ते का अलायंस सक्रिय हो गया है। फिर बोला, अलायंस के नेता की खौफनाक रेप्यूटेशन ही इतनी वफादारी की वजह है। यह रेप्यूटेशन एक किंवदंती पर बनी थी, जीनियस चायोन किजा की किंवदंती। एक ऐसा इंसान जिसने जाल बिछाने की कला में मास्टर हो गया था, यहाँ तक कि आसमान की ऊर्जा पढ़ने की क्षमता भी रखता था। अपने आखिरी सालों में चोनकिजा की ताकत अपने सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंच गई थी। उसने एक मार्शल आर्ट बनाई, फ्लैश शैडो ब्लेड, एक ऐसी टेक्निक जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया था। अपनी अनोखी मेथड्स का इस्तेमाल करके उसने एक साधारण घुमक्कड़ को सिर्फ 3 सालों में एक पूर्ण मास्टर में बदल दिया था। लेकिन उस योद्धा को आखिरकार दुनिया का दुश्मन डिक्लेयर कर दिया गया और उसका दुखद अंत हुआ। उस घटना के बाद चायोनकिजा बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया एकदम। और अब जब जो परिवार को उसका खजाने का नक्शा मिल गया है, पूरी मार्शल दुनिया उसकी लेगेसी पर दावा करने के लिए हलचल मचा रही है। हर कोई हर तरफ से। बॉडीगार्ड ने सेओलान को याद दिलाया, मैं आपकी रक्षा के लिए यहाँ हूँ। फिर बोला, लेकिन सतर्क रहना जरूरी है। आगे चेतावनी दी, इस दुनिया में कुछ भी कब क्या हो जाए। फिर बोला, यहाँ अनएक्सपेक्टेड ही एकमात्र सच्चाई है। उसके भाई जो चीन ने तुरंत बोल पड़ा। उसने ह्योंगवू को एक बदतमीज घुमक्कड़ कहकर खारिज किया। यह उसकी दया के लायक नहीं है। लेकिन सेओलियान कंफ्यूज थी, उसकी नजरें कहीं और थीं। बॉडीगार्ड भी सहमत हुआ, अलायंस के नेता के जाने के बाद ग्रुप छोड़ना बहुत खतरनाक होगा। उन दोनों की मिलीजुली चिंता देखकर उसने अपने जल्दबाजी वाले फैसले पर दोबारा सोचा। वो अनमने मन से रुकने के लिए तैयार हो गई और फिलहाल अपनी क्यूरियोसिटी एक तरफ रख दी। इस बीच दान ह्योंगवू भीड़ भरी सड़कों पर अकेला चल रहा था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसने क्या हलचल मचा दी थी। वो बाजार में एक दुकान पर मोल भाव करते एक आदमी को देखता है। रोज की साधारण जिंदगी। पास ही एक संगीतकार एक छोटे खुशहाल झुंड के लिए मीठी धुन बजा रहा था। ह्योंगवू को यह दुनिया अविश्वसनीय रूप से शांत लगती है। उसकी नजर कपड़े की खरीदारी कर रही एक माँ और उसके बेटे पर पड़ती है। वो देखता है, उस लड़के की माँ से तोहफा पाकर उसकी आंखों में जो खुशी आई, यह नजारा इतना अजीब था कि उसका मन अतीत में चला गया। उस गुफा के केओस में उसके दोस्त द्वारा किए गए वादे की तरफ। एक ऐसे इंसान की आखिरी मांग जिसे पता था कि उसका वक्त खत्म हो रहा है। उसने योंगवू से कहा था, अगर तू जिंदा बच जाए तो मेरे परिवार को
ढूंढ निकालना, लेकिन ह्योंग-वू ने मना कर दिया। उससे कहा, तू जिंदा रह और खुद जाकर ढूंढ। उसका दोस्त बस हंसा और खुद ढूंढने के लिए राजी हो गया। उसकी आंखों में पक्का इरादा भर गया। जब उसने ह्योंग-वू से आखिरी बार जिंदा रहने की गुजारिश की और साथ मिलकर वे एक हुए। एक और दिन जीने के पक्के इरादे के साथ लड़ते रहे, लेकिन उस लड़ाई के केओस में अंधेरे से एक नया खतरा उभर आया। ह्योंग-वू एक चेतावनी भरी चीख मारता है, क्योंकि एक भयानक पंजा उसके दोस्त पर झपटा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। एक आंसू उसके चेहरे पर बह निकला। उसके दोस्त ने खुद को उस हमले के सामने फेंक दिया था, जानलेवा वार खुद पर झेल लिया था। ह्योंग-वू उसके बगल में गिर पड़ा। उससे पूछा, ये सैक्रिफाइस क्यों दिया? उससे उठने की गुजारिश की, अपने परिवार से दोबारा मिलने का वादा निभाने की, लेकिन अपनी आखिरी सांस लेते हुए उसके दोस्त ने उस मिशन को उसके हाथों में सौंप दिया, जिसे वो खुद पूरा नहीं कर सका। आखिरी लफ्ज पीछे छोड़ने की माफी थे। वो उस आजादी के बारे में सोचता है जिसकी कीमत 99 और लोगों की जानें थी, और वो जानता है वो उन सभी का कर्जदार है। एक ऐसा कर्ज जिसे वो अपने गुरु चोंका से वसूलने का वादा करता है। अपनी यादों से बाहर आकर ह्योंग-वू अचानक रुक गया। उसे पता भी नहीं चला कि वो वापस चुआन मंडप के सामने आ गया है। एक ख्याल उसके मन में कौन था? क्या वो दयालु युवती अभी भी अंदर है? उसे याद आया कि उसने उसे कभी शुक्रिया नहीं कहा। अंदर सेओल यान अपने साथियों के साथ यात्रा की योजनाओं पर बात कर रही थी, लेकिन उसकी आवाज दरवाजे के ठीक बाहर खड़े ह्योंग-वू तक पहुंच गई। मर्म अलायंस के योद्धा तैयार खड़े थे। उनके चेहरे पर पक्का इरादा था। उनके नेता ने ऐलान किया, पूरी ताकत लगा दें तो मंजिल सिर्फ एक दिन की यात्रा दूर है। और एक साथ गरजते हुए वे रात के अंधेरे में छलांग लगा गए। पूरे शहर में हलचल का एक धुंधला सा साया। पास की एक छत से दान योंग वो उन्हें जाते हुए देखता है। उनके बीच जोसेओल यान को भी देखता है, जाने की तैयारी में। उसे एहसास होता है वो दयालु युवती योद्धाओं के साथ जा रही है, और बिना सोचे समझे वो उनका पीछा करता है। उनकी मंजिल जानने की जरूरत में वो पूरी रात उनके पीछे चलता रहा, तारों भरे आसमान में एक खामोश शैडो की तरह। आखिरकार ग्रुप ह्योनगेन पर्वत की तलहटी में आराम करने के लिए रुका। अचानक ह्योंग-वू के मन में एक डरावना ख्याल आया। ये शायद उसी जगह जा रहे हैं जहाँ से वो भागा था। वो सोचने लगा, इस सुनसान जगह में आखिर ये ढूंढ क्या रहे हैं? इस बीच अलायंस के लोग अपने दुश्मनों की हाल की हरकतों पर बात कर रहे थे। मुरीम अलायंस के स्ट्रेटेजिस्ट जू जोंगतियान अपने नेता को काम करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अलायंस के नेता डूकून गहरी बेचैनी से उबर नहीं पा रहे थे। पास ही जो सेओल यान इस थका देने वाली यात्रा की रफ्तार से थकी हुई दिख रही थी। पिंगचियल योंग नाम के एक उपनेता ने उसकी तरफ से आराम की गुजारिश की, लेकिन उसके भाई जो ने तुरंत बीच में दखल देते हुए कहा, इन्हें अकेला छोड़ दो। तभी जंगल के अंधेरे से एक नया ग्रुप निकला। उनके नेता की आंखों में नफरत की चमक थी। उसने ऐलान किया, आखिरकार ढूंढ लिया। हरे भरे जंगल के ग्रुप के नेता सियो ही गुई ने मार्म अलायंस को छिपने के लिए ताना मारा। अलायंस के नेता ने तुरंत अपने लोगों को घात की तैयारी करने का हुक्म दिया। उनके स्ट्रेटेजिस्ट ने चेतावनी दी, दुष्ट रास्ते का अलायंस उनके दुश्मनों से मिल गया है। फिर बोला, सियो ही गुई को हल्के में नहीं लिया जा सकता। एक गर्जना के साथ दुश्मन की फौज ने हमला किया, खून बहाने के लिए बेसब्र। एक अकेला योद्धा बहुत तेज लातों से अलायंस की पूरी बनावट को तोड़ने लगा। मुरिम के योद्धा इस हमले से एकदम हैरान रह गए। वो तबाही के बवंडर की तरह आगे बढ़ता रहा। उसके वार कोई रोक नहीं रहा था। अलायंस के लोग एक एक करके गिरने लगे। उनकी रक्षा पंक्ति पल भर में चकनाचूर हो गई। अचानक हुआ हमला जल्दी ही वन साइडेड कत्लेआम में बदल गया। लेकिन जैसे ही अराजकता अपने सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंची, एक नया शख्स शांति से उस मैदान में कदम रखता है। हरे जंगल का नेता कमजोर योद्धाओं को खत्म करते हुए मुस्कुरा रहा था, लेकिन अलायंस के नेता डाको ने पूरी ताकत से पलटवार किया। उसका दुश्मन बस हंसा, जंग की तबाही का मजा लेते हुए। आखिरकार दोनों नेता खून से लथपथ मैदान के बीच में मिले। उनकी तलवारें इतने जोर से टकराईं कि जमीन तक कांप उठी। उनके चारों तरफ मुरिम अलायंस लगातार गिरता जा रहा था। डोवान को एहसास हुआ, डर के साथ, हमारे लोग बहुत कम हो गए हैं। उसके दुश्मन ने ताना मारा, चायन काजा के हथियार पर अपना दावा करते हुए, लेकिन यह नाम पेड़ों में छुपे एक खामोश दर्शक का ध्यान खींच गया। और आखिरकार दान ह्योंग-वू ने अपनी तलवार निकाल ली, जंग में उतरने के लिए तैयार। एक इनविजिबल ताकत से एक विशाल चट्टान चकनाचूर हो गई। जैसे ही दान ह्योंग-वू पेड़ों से छलांग लगाकर मैदान में उतरा, वो बिजली की तरह हवा को चीरते हुए आगे बढ़ा। हरे जंगल के योद्धा पूरी तरह हैरान रह गए। वो उनके बीच एक बवंडर की तरह सामने आया और एक ही झटके में अपने आसपास का पूरा इलाका साफ कर दिया। उसके अचानक सामने आने से मार्म अलायंस के योद्धा भी हक्के बक्के रह गए। यहाँ तक कि डेंजरस सियोहे गुई भी बस देखती रह गई। यकीन नहीं हो रहा था। जोएल यान ये सब देखती रही। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसके भाई और बाकी सब ताकत के इस नामुमकिन प्रदर्शन से उतने ही दंग थे। वो गिरे हुए योद्धाओं के ऊपर खड़ा था। उसकी आवाज उस खामोशी को चीरते हुए एक सवाल पूछती है। अलायंस का नेता एकदम सन्न रह गया। समझ नहीं पाया कि उसे इस शख्स के आने की भनक तक नहीं लगी। उसने ह्योंग-वू को मदद के लिए शुक्रिया कहा, लेकिन उसे एक बुरी खबर भी देनी थी। उसने
उसने बताया, हमारे गुरु चियोनगा की मौत एक डेकेड पहले हो गई थी। ये लफ्ज हवा में लटक गए। ह्योंग वू की खोज पर एक आखिरी और करारा वार। दान ह्योंग वू एकदम सन्न रह गया। उसके बदले की बुनियाद एक पल में चकनाचूर हो गई, लेकिन वो इसे मान नहीं सकता। अभी नहीं, उसे अभी भी अपने दोस्तों की जानों का हिसाब लेना बाकी है। उसके जिस्म से एक भयानक ताकत निकलने लगी, जो बचे हुए दुश्मन योद्धाओं के दिलों में खौफ भर गई। उसकी शक्ति बेकाबू हो उठी, एक ऐसे गुस्से से भरी हुई जो अपने मकसद से पीछे नहीं हटता। ऊर्जा की लहर पूरे मैदान में फैल गई, हर किसी को एक गहरी निराशा से जकड़ते हुए। वो उन सालों की तकलीफों के बारे में सोचता है जो उसने झेली, और पाता है जिस मकसद के लिए जिया वो पहले ही जा चुका है। उसके मन में अपने गिरे हुए दोस्तों की आखिरी पुकारें कौंधती हैं, जिन्होंने उनसे गुजारिश की थी अपनी बेइंसाफ मौत का बदला लेने की। अलायंस का नेता इस भयानक ताकत को पहचानता है, खालीपन की ऊर्जा। वो जानता है अगर यह जारी रहा तो उसके अपने लोग पागल हो सकते हैं। लेकिन तभी एक नर्म आवाज उसके गुस्से को चीरते हुए पूछती है, क्या आप ठीक हैं जोसेओल यान? उसके चेहरे पर सच्ची फिक्र झलक रही थी। उसे वो दोस्त याद आया जिसने उसे यह तलवार दी थी, ह्योंग वू के जिंदा रहने की उसकी आखिरी ख्वाहिश। वो याद उसे उस किनारे से वापस खींच लाई। उसका चेहरा नरम पड़ गया। गुस्सा शांत होते ही ह्योंग वू को एक नया मकसद मिला, अपने दोस्त के परिवार को ढूंढना। बाकी योद्धाओं ने राहत की सांस ली, क्योंकि वो दम घोंटने वाला दबाव आखिरकार हट गया था। अलायंस का नेता हैरान रह गया, महसूस किया खालीपन की वो भयानक ऊर्जा गायब हो गई। वो इस रहस्यमय युवक की असली पहचान के बारे में सोचने लगा। दान योंग वू की नजरें उस शख्स पर पड़ी जिसने उसके तूफान को शांत किया था, और उसकी आंखें नरम हो गईं। उसने अपना पूरा ध्यान जोसेओल यान पर लगाया। उसने धीरे से पूछा, क्या आप किसी को ढूंढ रहे हैं? अपने बड़े साथी की तरफ मुड़कर उसने बताया, यही वो शख्स है जिसने हमें बचाया था। फिर उसने पूछा, क्या होंगे वो हमारे साथ तब तक सफर कर सकता है जब तक वो जिसे ढूंढ रहा है उसे पा न ले? बड़े शख्स ने उसकी दिल से की गई गुजारिश पर सोचा। उसका चेहरा एक्सप्रेशनलेस था। स्ट्रेटेजिस्ट ने खतरे का अंदाजा लगाया। वो जानता था अपने बचाने वाले को मना करना आसान नहीं, लेकिन उसे वो भयानक ताकत भी याद थी जो योंग वू ने जाहिर की थी। एक ऐसा शख्स जिसने अकेले जंग का रुख मोड़ दिया। एक बहुत बड़ा खतरा भी था और एसेट भी, लेकिन अपनी फौज के कमजोर पड़ने के बाद इस क्षमता वाले साथी को खोना बहुत बड़ी गलती होगी। इसलिए अलायंस के नेता ने गुजारिश मान ली, अपना फैसला सुनाया। वो बुजुर्ग शख्स आगे बढ़ा, दान ह्योंग वू को ऊपर से नीचे तक देखा। फिर उसने एक अजीब ऑफर रखा, एक एस्कॉर्ट एजेंसी में नौकरी। बाकी योद्धा हैरानी से बुदबुदा उठे, एक दूसरे को देखने लगे। हनाम एजेंसी एक बेहद जानी मानी और मुश्किल जगह है, लेकिन दान ह्योंग वू हिचकिचाता नजर आया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस ऑफर का क्या करे। जोन ने उसकी हिचकिचाहट पर मजाक उड़ाया, ये ऐसे मौके को ठुकरा देगा सच में? लेकिन दान ह्योंग वू ने शांत भाव से मान लिया। उसे पता ही नहीं था कि एस्कॉर्ट एजेंसी क्या होती है। उसकी इस सीधी और ईमानदार अनजानगी ने बाकी सबको पूरी तरह सन्न कर दिया। जैसे ही शॉन ने बुनियादी बातें समझाई, अलायंस के नेता के मन में शक पैदा होने लगा। लेकिन हर कोई इस नए शख्स के अचानक आने से प्रभावित नहीं हुआ। हालांकि पिंगची योंग की नजरें ह्योंग वू के पास मौजूद उस तलवार से हट ही नहीं रही थी। उससे निकलने वाली जबरदस्त ऑरा बिल्कुल साफ दिख रही थी। वो मन ही मन सोच रहा था, ऐसी बेहतरीन चीज एक घुमक्कड़ के पास बर्बाद हो रही है। फिर सोचा, ये किसी लायक मालिक की हकदार है। एक लालची मुस्कान के साथ उसने फैसला किया, सही वक्त का इंतजार करेगा और इसे अपना बना लेगा। जैसे ही नया दिन शुरू हुआ, झुंड आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुंच गया। वे ह्योंगन पर्वत की तलहटी में खड़े थे, वही जगह जहां ह्योंग वू का बुरा सपना शुरू हुआ था। अलायंस का नेता ऊपर देखता है, उसके मन में बेचैनी छा जाती है, लेकिन दान ह्योंग वू बिल्कुल स्थिर था, चेहरे पर कोई भाव नहीं। उसे एहसास हुआ यही सुनसान पर्वत उनकी मंजिल था। अलायंस का नेता अपनी उत्तेजना मुश्किल से रोक पाता है, लेकिन मानता है एंट्रेंस नहीं मिल रहा। उसके लोग चट्टानों को तलाश करते हैं, लेकिन उस लेजेंडरी गुफा का कोई निशान नहीं। वे जबरदस्ती घुसने पर सोचते हैं, लेकिन डरते हैं कहीं जिस खजाने की तलाश है वो तबाह न हो जाए। दान ह्योंग वू के होठों पर एक रहस्यमय मुस्कान थी उनकी बहस सुनते हुए। वो जानता था जिस रास्ते से वो निकला था वो ढह गया है, लेकिन वो अभी भी अपने गुरु की ऊर्जा को महसूस कर सकता था। चट्टानों से एक धुंधली काली औरा रिस रही थी, उसके शक को पक्का करती हुई, और बिना कुछ कहे वो अचानक हरकत में आ गया, बाकी सबको पीछे छोड़ते हुए। उसने आसानी से चट्टान पर चढ़ाई की, बाकी सब हैरानी से बस देखते रह गए। वो ठीक एक छुपी हुई चट्टान पर उतरा, उसका लबादा उसके चारों तरफ लहराया। पूरे यकीन के साथ उसने ऐलान किया, यही गुफा का एंट्रेंस है। अलायंस का नेता बस देखता रह गया। पूछा, इसे रास्ता कैसे पता चला? दान ह्योंग वू का जवाब सीधा और चौंका देने वाला था, वो यहीं रहता था। इस खुलासे से योंग एकदम चौंक गया, जबकि पिंग चाओल योंग मुस्कुराया। उसका शक पक्का हो गया था। उसने ह्योंग वू को एक जंगली जानवर कहकर खारिज किया, इसीलिए इसके पास ढंग की म्यान तक नहीं है। अलायंस के नेता ने जल्दी से अपनी फौज को ऑर्गेनाइज किया, खोज और सुरक्षा के लिए टीम्स भेजी। उसके सैनिकों ने एक साथ सलामी दी, हुक्म मानने के लिए तैयार। फिर वो दान ह्योंग वू की तरफ मुड़ा, उसकी बेशकीमती मदद के लिए शुक्रिया कहा। ह्योंग वू ने शांत भाव से नेता को बताया, अंदर
कुछ नहीं है। उस अंधेरे में सिर्फ एक भयानक निराशा इंतजार कर रही है, एक ऐसी जगह जो उसके अतीत के साय से भरी है। अलायंस के नेता ने उसकी बेचैनी को भांप लिया, उससे कहा, बाकी काम हम पर छोड़ दो। एक हुक्म के साथ योद्धा ह्योंग वू को पीछे छोड़कर अंधेरे में समा गए। वो खुद को याद दिलाता है, चूंकि चियोना मर चुकी है, इसलिए अंदर जो भी हो अब उसकी चिंता का विषय नहीं। लेकिन एक शांत पदचाप ने उसके ख्यालों को तोड़ दिया। जो सेओल यान उसके अतीत के बारे में एक क्यूरियस सवाल लेकर उसके पास आई। दान ह्योंग वू ने बस सिर हिलाया, उसके शक की कंफर्म करते हुए। सेओल यान अचानक पैदा हुए तनाव के बीच फंसी हुई देखती रही, लेकिन तभी दान ह्योंग वू की आंखें सख्त हो गईं। उसका सब्र जवाब दे रहा था। पिंग चियोल यांग बीच में आ गया। ह्योंग वू पर हरे जंगल का जासूस होने का इल्जाम लगाया। सेओल यान ने पलटवार किया, लेकिन उसने कहा उसका हीरोइक काम सब एक चाल थी। फिर उसने अच्छी नीयत के सबूत के तौर पर ह्योंग वू की तलवार मांगी। तलवार को करीब से देखते हुए उसकी आंखों में लालच की चमक आ गई। पुरानी और घिसी हुई दिखती थी, लेकिन उसकी मूठ से एक जबरदस्त ऑरा निकल रही थी, एक ऐसी एनर्जी जितनी पावरफुल उसने पहले कभी नहीं देखी थी, कभी नहीं। ह्योंग वू का हाथ तलवार पर और कस गया। उस आदमी की हिम्मत पर सवाल उठाया, लेकिन पैंग चिल यांग बस मुस्कुराया। बिना किसी बखेड़े के तलवार सौंप दो, ह्योंग वू ने बताया। यह तलवार उसे एक मरे हुए दोस्त ने दी थी। फिर बोला, इसे किसी और को देने के बजाय वो मरना पसंद करेगा। पिंग चियल योंग की आंखें ठंडे इरादे से सिकुड़ गईं। उसके लैकीज को एक खामोश इशारा मिला। दो आदमी हरकत में आए। एक ने उसकी पीछे हटने की राह रोकी, दूसरे ने आगे बढ़कर दोनों तरफ से घेरने की कोशिश की, लेकिन दान ह्योंग वू उनके मिले जुले हमले से बच निकला और बैंगनी ऊर्जा की एक चमक के साथ उन दोनों को एक साथ चीर दिया। नाकाम हमले से उसकी नजरें जरा भी नहीं डिगी। पिंग ची यांग बस देखता रह गया, उसके चेहरे पर हैरानी की एक झलक। दोनों आदमी पीछे की तरफ गिर पड़े। उनका हमला पूरी तरह बेकार हो गया। वे बेबस होकर चट्टानी ढलान से नीचे लुढ़क गए। पांगोल योंग ने आखिरी बार धमकी दी, मार से बचना है तो तलवार दे दो, लेकिन दान ह्योंग वू का हाथ तलवार की मूठ पर और कस गया। उसके चारों तरफ एक काली ऊर्जा मंडराने लगी। उसके माथे पर एक अजीब निशान चमका और उसकी आंखें बैंगनी रोशनी से जल उठी। लेकिन अलायंस के नेता की गरजदार चीख ने यह टकराव रोक दिया। पांगियोल योंग जम गया, अपने सीनियर के सामने रंगे हाथों पकड़ा गया। खोज दल गुफा से वापस आ गया था, उनके चेहरे उदास और खाली। नेता अपने लोगों की तरफ मुड़ा, पूछा, क्या वो मिला जिसकी तलाश थी? बाकी योद्धा चौंक गए, समझ गए वो चियोनगा के सीक्रेट वेपन की बात कर रहा है। खोज में कुछ नहीं मिला। अलायंस के नेता ने पूरी तरह पीछे हटने का हुक्म दिया। उसके योद्धाओं ने बिना कोई सवाल किए हुक्म माना और पहाड़ से नीचे उतरने लगे। पिंग चियोल यांग ने गुस्से भरी नजर से ह्योंग वू को घूरा। इस बार किस्मत अच्छी रही। जो सेओल यान चिंता भरी आवाज में उसके पास दौड़ी। वो उसके सीधे साधे सवाल का जवाब देने में उलझा हुआ था, लेकिन उसकी चुप्पी ने ही उसके चेहरे पर राहत की लहर दौड़ा दी। फिर उसे एहसास हुआ उनका ठीक से परिचय हुआ ही नहीं था। उसने अपना नाम बताया, जो सेओल यान। उसने भी बताया, दान ह्योंग वू। पहली बार वे बराबरी के भाव से खड़े थे। उनके बीच एक रिश्ता बन गया था, बिना किसी लफ्ज के। फिर दान ह्योंग वू मुड़ा, उसे याद दिलाया उन्हें भी जाने की तैयारी करनी होगी। और इस तरह चौंका के सीक्रेट वेपन को खोजने की मार्म अलायंस की यात्रा खत्म हुई। कहानी अब हुबेई रीजन के हलचल भरे शहर वुहान की तरफ मुड़ती है, लेकिन वहाँ यह अफवाह फैलनी शुरू हो गई। अलायंस अपने मकसद में कामयाब रहा। हथियार की शक्ल को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन उसका असली रूप एक पक्का राज बना हुआ था। फुसफुसाहटें और अफवाहें आखिरकार मार्म अलायंस के हेडक्वार्टर्स तक पहुंच गईं। अंदर फ्रस्ट्रेशन में एक मुट्ठी जोर से पटकी गई, बढ़ते दबाव को सहन न कर पाने की वजह से। अलायंस का नेता गुस्से में था। वो जानता था कोई भी उनकी बात नहीं मानेगा कि हथियार कभी था ही नहीं। बड़े बुजुर्गों के काउंसिल ने उसे बताया, अफवाहें शहर से बहुत दूर तक फैल चुकी हैं। फिर बोले, पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले चुकी हैं। उसने समझाना शुरू किया। ह्योंगन पर्वत की गुफा के अंदर उन्हें सिर्फ एक साधारण लकड़ी का बक्सा मिला था। फिर बोला, और चौंका का छोड़ा हुआ एक खत। अलायंस का नेता उस पल को याद करता है जब उन्होंने उस सुनसान गुफा में वो बक्सा खोजा था। उसके साथ एक खत भी मिला था, उस बड़े नाम के आखिरी लफ्ज, लेकिन लिखावट रहस्यमय थी। उसका मतलब वो तुरंत नहीं समझ पाए। उसमें एक रहस्यमय शख्स का जिक्र था, जिसे सिर्फ खून दानव बालक के नाम से जाना जाता था। एक ऐसा इंसान जो पूरी मार्शल दुनिया को केओस में डुबोने की कोशिश कर रहा था। इस खतरे का सामना करने के लिए चोनिजा ने रिवील किया था कि उसने 100 अनोखे गुरु तैयार किए थे, इस उम्मीद में कि जो भी उसका संदेश पाएगा वो आने वाले अंधेरे को रोकने के लिए उनका इस्तेमाल करेगा। और इन ताकतवर योद्धाओं को कंट्रोल करने के लिए उसने बक्से में एक खास चीज छोड़ी थी, एक ऐसे दुश्मन के खिलाफ आखिरी डेस्परेट मूव जिसका वो अकेले सामना नहीं कर सकता था। अलायंस के नेता ने बक्सा खोला और उसमें निकला लेजेंडरी यिन यांग ढोल। उन्होंने माना यिन यांग ढोल हैरान करने वाला है, लेकिन खत में 100 गुरुओं के बारे में किए गए दावे सस्पिशियस लग रहे थे। एक बुजुर्ग ने पूछा, क्या उन्हें लगता है पूरा खत फेक है? लेकिन अलायंस के नेता को शक था, कोई छुपा हुआ मास्टरमाइंड है जो घटनाओं को कंट्रोल कर रहा है। स्ट्रैटेजिस्ट ने भी सहमति जताई, मुझे भी शक है। फिर बोला, हरे भरे जंगल का असली मकसद हथियार पाना नहीं था। आगे कहा, बल्कि मुर्रम अलायंस को नुकसान पहुंचाना था। नेता को याद आया, दुश्मन के शव जंग के मैदान से गायब हो गए थे।
थे, कोई निशान नहीं छोड़ा, और अब उनकी कामयाबी की अफवाहें शहर में आग की तरह फैल रही हैं। नतीजा यह निकाला, यह पूरी मार्शल दुनिया का ध्यान खींचने की एक सोची समझी साजिश है। बाकी बुजुर्ग एकदम सन्न रह गए, सोचने लगे आखिर कौन ऐसी योजना बना रहा होगा। रणनीतिकार ने अपने पहले संदिग्ध का नाम लिया, जो परिवार का लीडर, जिसने उन्हें नक्शा दिया था। रणनीतिकार ने माना जो परिवार का लीडर शायद मुख्य मास्टरमाइंड नहीं है। फिर बोला, लेकिन उनके बीच कोई जासूस हो सकता है। आगे कहा, इसीलिए उन पर कड़ी नजर रखना जरूरी है। फिर बोला, क्योंकि भले ही वे मुख्य गुनाहगार न हो, साजिश में हिस्सा तो हो सकते हैं, और इसी मकसद से उन्होंने एक खास किस्म की वॉच करने की व्यवस्था की। इसी बीच जो परिवार की भव्य हवेली में यात्रियों का एक झुंड आखिरकार घर लौटा। एक बुजुर्ग शख्स ने उनका स्वागत किया, उन्हें सुरक्षित देखकर राहत की सांस ली। दान योंग वू घर की बड़ाई देखकर दंग रह गया, कभी ऐसी जगह नहीं देखी थी। बुजुर्ग शख्स ने बताया, पहले परिवार के लीडर को सूचना देनी होगी। फिर बोला, लेकिन वादे के मुताबिक ह्योंग वू को एस्कॉर्ट एजेंसी तक ले जाएगा। हमारा लड़का बस देखता रहा, दौलत और ताकत की इस अनजानी दुनिया में एक खामोश दर्शक की तरह। जो सेओल यान ने माफी मांगी, वो उसके लिए तलवार का म्यान लाना चाहती थी। दान ह्योंग वू बाहरी दुनिया के म्यान के प्रति इस अजीब जुनून पर सोचने लगा। उसने बताया, कोई भी म्यान इस तलवार की जबरदस्त एनर्जी को नहीं रोक सकता। फिर बोला, यह इतनी मैसिव पावर है कि किसी भी कवर को चकनाचूर कर देगी। आगे कहा, जैसा उसने सोचा था, म्यान की जरूरत नहीं। सोलन अपनी इस ऑफर से शर्मिंदा होकर नीचे देखने लगी, लेकिन उसकी सरल माफी ने उसके अंदर एक दर्द वाला एहसास जगा दिया। वो अपने उस दोस्त के आखिरी पलों में खो गया, जिसने ठीक यही लफ्ज कहे थे। एक ऐसी याद जिसका पीछा वो नहीं छुड़ा पा रहा। वो अभी भी नहीं समझ पाया, मरते हुए इंसान को उससे माफी मांगने की क्या जरूरत थी। उसने शांत भाव से उससे कहा, उसे उससे फिर कभी माफी नहीं मांगनी चाहिए। सोलन उसके अचानक इस हुक्म से चौंक गई, लेकिन चुपचाप मान गई। तभी बूढ़े शख्स ने आवाज लगाई, ह्योंग वू को बताया, जाने का वक्त आ गया। बिना कुछ कहे दान योंग वू उसके पीछे चलने के लिए मुड़ा। सेओल यान उसे जाते हुए देखती रही। उसके चेहरे पर फिक्र थी, मन में सोचती रही, कहीं उसने उसे नाराज तो नहीं किया। वे हनाम एस्कॉर्ट एजेंसी पहुंचे, जो रात में भी चहल पहल से भरा हुआ था। बूढ़े शख्स ने बताया, ह्योंग वू की पहली नौकरी कुली की होगी। फिर बोला, एक साधारण वर्कर जिसे एजेंसी के लिए सामान ढोने का काम सौंपा गया है। उसने एक दूसरे शख्स को बुलाया, नए वर्कर को ट्रेनिंग देने का काम उसे असाइंड किया। ट्रेनिंग के लिए जिस शख्स को लगाया गया, उसने शक भरी नजरों से नए वर्कर को परखा। जोंग चिएल नाम का कुली कॉन्फिडेंस भरी मुस्कान के साथ यह काम खुशी खुशी मान लेता है। डायरेक्टर ने दबी आवाज में ह्योंग वू के स्वभाव के बारे में चेतावनी दी, लेकिन जोंग चिएल ने उसे अनसुना कर दिया। फिर वो दान ह्योंग वू की तरफ मुड़ा, कहा, अपने नए गुरु से अच्छी तरह सीखना। ह्योंग वू की खामोश नजरें बूढ़े शख्स को बेचैन कर गईं, और वो जल्दी से वहां से चला गया। डायरेक्टर के जाते ही जोंग चिएल का दोस्ताना रवैया गायब हो गया। उसकी जगह एक खतरनाक मुस्कान ने ले ली। वो ह्योंग वू के एकदम सामने आया, बोला, अब नए वर्कर को सिखाने का वक्त आ गया है। दान ह्योंग वू ने शांत भाव से अपना नाम बताया। उस धमकी से जरा भी फेज्ड नहीं हुए। कुल्ली उनके इस ब्रीफ और बेपरवाह लहजे से तुरंत चिढ़ गया। उसने ह्योंग वू की कद काठी का मजाक उड़ाना शुरू किया। सही रिएक्शन न मिलने पर उसका गुस्सा और बढ़ता गया। कुल्ली ह्योंग वू की सरल रिएक्शन से एकदम चकित रह गया। गुस्सा और भड़क उठा। उसने नए आए शख्स को धमकी दी, क्या पहले ही दिन मरना चाहता है? दान ह्योंग वू ने शांत भाव से उस शख्स की जबरदस्त दुश्मनी को भांप लिया, और उसकी पहली रिएक्शन यही थी, क्या इसे सीधे मार ही डालना चाहिए? बाकी कुली देखते रहे। जोंग चिएल अपना भाषण जारी रखे हुए था। नए शख्स का निडर रहना उन्हें हैरान कर रहा था। उसकी धमकियां बढ़ती जा रही थीं। उसकी आवाज एजेंसी के आंगन में गूंज रही थी, लेकिन ह्योंग वू के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। उसका दिमाग खतरे को भांप रहा था, एकदम शांत, एकदम ठंडा। यह एक ऐसे इंसान की सीधी और ठंडी सोच थी जिसने सिर्फ जिंदा रहना सीखा था। तभी जोंगज की नजर ह्योंग वू की कमर में पड़ी तलवार पर पड़ी। उसने उंगली उठाकर पूछा, एक मामूली कुली तलवार क्यों रखेगा? फिर हुक्म दिया, तलवार सौंप दो। दान योंग वू का जवाब शांत था, लेकिन उसकी आंखें लोहे की तरह कठोर थीं। उनमें एक खतरनाक चमक थी, एक खामोश चेतावनी बिना एक लफ्ज के। कुली जम गया। अचानक उसके अंदर एक जबरदस्त जानलेवा एहसास जाग उठा। वो जल्दी से पीछे हट गया, हकलाते हुए बोला, अभी सबक जारी रखने का वक्त नहीं है। ह्योंग वू चुपचाप देखता रहा। मन में सोचा, अजीब है, बहुत सारे लोग उसकी तलवार चाहते हैं। बाकी कुलियों से अपने बॉस का मजाक उड़ाए बिना नहीं रहा गया। नए आदमी से डर गया। बेइज्जत होकर जोंग चिएल सब पर चिल्लाया, अपने काम से काम रखो, सोने जाओ। भीड़ जल्दी से तितर बितर हो गई। ह्योंग वू अब शांत आंगन में अकेला खड़ा था। घबराया हुआ कुली उसे अपने पीछे आने के लिए बोला और उसे साझा कमरों की तरफ ले गया, लेकिन जाते जाते उसने पीछे मुड़कर देखा। मन में यकीन हो गया, वो तलवार ही एकमात्र चीज है जो इस नए शख्स को खतरनाक बनाती है। वो गुस्से से उबल रहा था। अपने साथ हुए इंसल्ट का बदला लेने की कसम खाई। उसी रात बाकी कुली अपने कमरों में गहरी नींद में सो रहे थे, लेकिन जोंगचिल अपने बिस्तर से उठा। उसका मन बदले पर अड़ा हुआ था। वो अंधेरे में दबे पांव चलते हुए अपने निशाने की तलाश में निकला। उसने कमरे में चारों तरफ नजर दौड़ाई। पूरा यकीन था दान ह्योंग वू कहीं न कहीं सो रहा होगा, लेकिन उसकी तलाश एक जोरदार
जोरदार थप्पड़ से अचानक रुक गई। वो दर्द से पीछे लड़खड़ाया, सोचा कहीं किसी खंभे से टकराया तो नहीं। लेकिन जैसे ही उसने ऊपर देखा, अंधेरे में एक शांत आकृति उसके ऊपर मंडरा रही थी। जैसे ही उसे एहसास हुआ दान ह्योंग-वू सोया ही नहीं था, उसके पूरे जिस्म में दहशत की लहर दौड़ गई। हमारा लड़का बस नीचे देख रहा था, चेहरे पर शांति, बेफिक्री। कुली अपनी आंखों पर डिसबिलीफ से यकीन नहीं कर पाया। सोचा कहीं ये नया लड़का खड़े होकर तो नहीं सो रहा था। मौका देखकर उसने उसके कमजोर होने का फायदा उठाकर तलवार छीनने का फैसला किया। लेकिन दान ह्योंग-वू की आंखें खुली हुई थीं, एक खामोश डरावनी नजर। झोंकचियल बीच में ही रुक गया। उसका साहस पल भर में गायब हो गया। एक पल के लिए उसके दिमाग में एक भयानक दृश्य छा गया। खुद को एक शिकारी की नजरों में फंसा हुआ बेबस शिकार महसूस करते हुए एक प्राइमल डर ने उसकी रूह को जकड़ लिया। उसी पल उसे अपनी मौत साफ दिखी, लेकिन यह सब उसके दिमाग का वहम था, उसके अपने डर से पैदा हुआ। एक हल्की सी लात ने उस बदमाश को कमरे के दूसरी तरफ फेंक दिया। दान ह्योंग-वू सोते वक्त बस अपनी डिफेंसिव एनर्जी बहा रहा था। यह उसकी कोई आदत नहीं थी, लेकिन गुफा में फंसे हुए उन लंबे सालों में उसने हर पल अलर्ट रहना सीख लिया था, चाहे खाना खा रहा हो, आराम कर रहा हो या सो रहा हो। और इसीलिए उसने खड़े होकर सोने की आदत बना ली थी। उसकी एनर्जी हमेशा बहती रहती थी। जैसे ही एस्कॉर्ट एजेंसी में नया दिन शुरू हुआ, दान ह्योंग-वू ने चैन की सांस ली। उसका आराम पूरा हो चुका था। उसने कराहते हुए कुल्ली को देखा। याद आया इसका नाम जोंगचियल था। वो बदमाश डिसबिलीफ के साथ जागा और नए आने वाले को पूरी हैरानी से घूरने लगा। ह्योंग-वू बस देखता रहा, जैसे वो आदमी बेहोश जिस्मों से भरे कमरे से भागता निकला। जोंगच ने बाकी कुलियों को दिन के काम के लिए जगाया, लेकिन दान ह्योंग-वू काम की इस कॉन्सेप्ट से पूरी तरह अनजान था। बाहर आंगन भारी बक्सों से भरा हुआ था, किसी भी आम इंसान के लिए एक मुश्किल काम। लेकिन ह्योंग-वू ने बस अपना हाथ उठाया और बक्से हवा में तैरने लगे। उसने गुफा में सीखी पैरों की कला से उनके बीच छलांग लगाई। अविश्वसनीय फुर्ती से उतरा, हर कदम सटीक, पूरी तरह कंट्रोल में। कुछ ही पलों में वो सामान के एक ऑर्गेनाइज्ड ढेर के ऊपर खड़ा था। उसने नीचे देखा, मन में सोचा यह सो कॉलर्ड कुली का काम हैरानी की हद तक आसान है। बाकी आदमी ताकत के इस सहज प्रदर्शन को देखकर अचंभित रह गए। फिर दान ह्योंग-वू ने ऑफर किया, बाकी काम खुद कर देगा। बक्सों को हवा में उड़ते देख बाकी कुल्ली घबराकर चिल्लाने लगे। पास के एक दरवाजे से उन्हें एहसास हुआ यह नया आदमी कोई साधारण इंसान नहीं है। लेकिन उनकी बातें जोसेओल यान के अचानक आने से रुक गईं। उसका मन कल के उस अजीब हुक्म की तरफ चला गया, एक पहेली जिसने उसे पूरी रात जगाए रखा और यहाँ तक खींच लाई। दान ह्योंग-वू मुड़ा, एक पल के लिए अपना काम भूल गया। उसने उससे एक नए अपनापन के साथ ग्रीटिंग किया, जो उसे खुद भी हैरान कर गया। उसने पूछा, क्या यहाँ सहज महसूस हो रहा है? उसने बस इतना बताया, नई नौकरी शुरू कर दी है। वो सही सवाल पूछने की कोशिश में लफ्जों में उलझ गई। लेकिन दान ह्योंग-वू का जवाब सरल था, उसे शांति पसंद है। फिर बोला, और उसे भंग करने वाली कोई भी चीज नापसंद है। उसकी शांत बात सुनकर उसका चेहरा नरम पड़ गया। फिर उसने बताया, किसी दोस्त को माफी मांगते सुनना उसे सच में नापसंद है। यह जानकर कि वो उसे अपना दोस्त मानता है, वो खुशी खुशी वादा करने लगी, फिर कभी ऐसा नहीं कहेगी। लेकिन घोड़ों के आने की आवाज ने उनके इस शांत पल को तोड़ दिया। एक जाना पहचाना और नापसंद चेहरा उनके सामने आया। उसके चेहरे पर एक घमंडी मुस्कान थी। यह पोंग चाओल योंग था, जो यान का मीठी तारीफों के साथ हाय हेलो करता है। वो पूछती है कि पोंग परिवार के युवा मालिक को एजेंसी में क्या काम आया। वो बताता है कि मुरी में अलायंस ने उसे मदद के लिए भेजा है। लेकिन दान ह्योंग-वू की शांत जिंदगी की सरल चाहत के बिल्कुल उलट मार्शल दुनिया पहले से ही खून और संघर्ष के भंवर में फंसती जा रही थी। एक अंधेरे कमरे में एक शख्स बताता है कि उनकी 30 योद्धाओं की पूरी खास टुकड़ी का सफाया हो गया। वो शर्म से घुटने टेकता है, मानता है कि वे हमलावर की पहचान तक नहीं कर पाए। यह उनकी चेतावनी देने वाली टुकड़ी थी, एक ऐसी ताकत जो माम अलायंस को भी चुनौती देने में केपेबल थी। एक पर्दे के पीछे से काली ऊर्जा से घिरा एक हाथ निकलता है। वो शख्स अपने लोगों का वो क्रूर और वन साइडेड कत्लेआम याद करता है, जिन्हें एक इनविजिबल ताकत ने गुड़ियों की तरह फेंक दिया था। और अंधेरे से एक अकेली लाल आंख चमकती है, यह जानते हुए कि वे सब एक ही इंसान से हारे थे। वो रहस्यमय आकृति सोचती है कि क्या चियांका ने सच में इन 100 राक्षसों को तैयार किया था। वो मुस्कुराता है, देखने के लिए बेताब कि ये योद्धा लेजेंडरी खून दानव बालक के खिलाफ कैसा परफॉर्मेंस करेंगे। और एक सुनसान पर्वत श्रृंखला में बैंगनी आसमान के नीचे असली दुश्मन का किला दिखाई देता है। अकेला बचा हुआ शख्स अपने गुरु के सामने लाया जाता है। उसका जिस्म उनकी पूरी हार का गवाह था। रहस्यमय नेता ने एक भयावह हुक्म दिया, ह्योंगेन पर्वत पर मौजूद हर किसी की जांच करो। वो गुस्से से दहाड़ता है कि किसने उसकी खास चेतावनी टुकड़ी को तबाह करने की हिम्मत की। लेकिन एस्कॉर्ट एजेंसी में दिन धोखे से शांत था। जोसेओल यान देख रही थी, उसके चेहरे पर हल्की फिक्र। पैंग चिल योंग घमंडी अंदाज में मिलता है, उसकी उसके प्रति तारीफ साफ दिखती है। लेकिन एक जाना पहचाना चेहरा देखते ही उसकी नजरें झुंझलाहट में बदल जाती हैं। वो समझ नहीं पाता कि दान ह्योंग-वू एक बार फिर उसके साथ क्यों खड़ी है। वो तलवार लिए एक कुल्ली को देखकर मजाक उड़ाता है, एक छुपी हुई धमकी देते हुए। सेओल यान का दिल बैठ जाता है। वो चुपचाप योंग-वू से मिन्नत करती है कि उसके जाल में न फंसे। लेकिन उसका ध्यान एक नई आने वाली शख्स पर जाता है, जो उसके बहुत ज्यादा फॉर्मल हाय हेलो के लिए उसे
हंसकर छेड़ती है। वो अपना परिचय देती है, पोंग मिरांग, फिर बताती है कि वो मिस जो के लिए फिक्र की वजह से जल्दी जल्दी यहाँ आई। तभी एक और शख्स आगे बढ़ता है। उसका सवाल सीधे दान योंग वू से है। हमारा लड़का शांत भाव से अपनी पहचान कंफर्म करता है, उसकी नजरें स्थिर। ह्योंग पियो नाम का एक बॉडीगार्ड योद्धा ऐलान करता है कि वो नए कुली को एक मिशन के लिए ट्रेन करने आया है। सेओल यान चौंक जाती है, सोचती है कि नौकरी शुरू होते ही उसे इतनी जल्दी क्यों भेजा जा रहा है। पिंगचियल योंग समझाता है कि यह काम का हिस्सा है और मन ही मन खुश होता है कि सेओल यान को उससे दूर करने का मौका मिल गया। दान ह्योंग वो मिशन को नहीं समझता, लेकिन साफ कर देता है कि उसकी तलवार पर कोई समझौता नहीं होगा। बॉडीगार्ड योद्धा उसके कैजुअल लहजे से चिढ़ जाता है, लेकिन बस उसे पीछे आने को कहता है। पिंग चियोल योंग मुस्कुराता है, ह्योंग वू को अपने सीनियर का अनादर करने के लिए ताना मारता है। पुंग मी रायोंग अपने भाई को देखती है, एक उपनेता के लिए उसके व्यवहार को बचकाना पाती है, लेकिन उसकी नजर दान ह्योंग वू पर पड़ती है, जो ताने से जरा भी फेज्ड नहीं हुआ। जैसे ही वो बॉडीगार्ड्स के साथ जाने के लिए मुड़ता है, जो सेओल यान उसे पुकारती है, पूछती है कि वो कहाँ जा रहा है। पिंग कोल योंग मजाक उड़ाता है, सोचता है कि कुली बस गुस्से में जा रहा है। यान अचानक जो हुआ उससे हैरान होकर बस देखती रह जाती है, लेकिन दान ह्योंग वू ने बस इतना समझाया कि वो हुक्म मान रहा है ताकि नौकरी से न निकाला जाए। उसके इस सीधे साधे जवाब से यान एकदम अवाक रह जाती है। उनके बीच एक खामोश समझ का एहसास पैदा हो जाता है और इतना कहकर वो बॉडीगार्ड योद्धा के पीछे पीछे आंगन से निकल जाता है। पता चलता है कि यह सब एजेंसी डायरेक्टर की योजना का हिस्सा था, ह्योंग वू को व्यस्त रखने की एक सोची समझी चाल। वो जानता था कि उसे इस रहस्यमय कुली को सेओल यान से अलग करना होगा, इससे पहले कि वे और करीब आ जाएं। बॉडीगार्ड योद्धा डायरेक्टर के क्रिप्टिक निर्देशों से उलझन में था, लेकिन वो बुजुर्ग शख्स बस इतना कहता है कि जब मिलेंगे तो खुद समझ जाएगा। ह्योंग पियो को याद आती है वो चेतावनी कि दान ह्योंग वू पहाड़ों में रहने की वजह से सोशल मैनर्स के मामले में बिल्कुल नासमझ है। उसकी नजर कुली की कमर पर रखी ताकतवर तलवार पर पड़ती है। दोस्ताना मुस्कान के साथ वो पूछता है कि क्या ह्योंग वू ने तलवारबाजी की कोई ट्रेनिंग ली है। दान ह्योंग वू शांत भाव से जवाब देता है कि वो 3 शक्ति वाली तलवार टेक्निक जानता है। बॉडीगार्ड योद्धा मजाक उड़ाता है, इसे एम्बिशियस योद्धाओं के लिए एक शुरुआती कला बताता है। वो अपनी तलवार निकालता है, नए आने वाले को सबक सिखाने के लिए तैयार, लेकिन दान ह्योंग वू की नजरें स्थिर रहीं, इस दिखावे से बिल्कुल अप्रभावित। फिर उस शख्स ने उसे अपना हुनर दिखाने की चुनौती दी। दान ह्योंग वू का जवाब एकदम सीधा और डरावना था। उसने पूछा कि क्या वो उसे मारना चाहता है। बॉडीगार्ड योद्धा चौंक गया, समझाया कि बस अभ्यास करके उनके हुनर का अंदाजा लगाना था, लेकिन हुनर परखने की यह कॉन्सेप्ट ही ह्योंग वू के लिए बिल्कुल नई थी। उसने एक सरल और पक्के बयान से बात खत्म कर दी, वो ज्यादा ताकतवर है। बॉडीगार्ड योद्धा उसके इस सीधे साधे यकीन से अवाक रह गया, हंसकर टाल दिया, मान नहीं सका कि एक नया आया शख्स उसके सालों की ट्रेनिंग का मुकाबला कर सकता है। दान ह्योंग वू ने उसके यकीन को माना, लेकिन उसे सच्ची ताकत का रास्ता दिखाने की ऑफर की। फिर उस शख्स को आगे आने का इशारा किया, सबक शुरू करने के लिए तैयार। एक पल के लिए सोचा कि क्या उसे अपनी ताकत रोकनी चाहिए। बॉडीगार्ड योद्धा बस देखता रह गया, इस अजीब इशारे से पूरी तरह हैरान। उसने माना कि यह पहली बार था जब उसे किसी को जान से न मारने का तरीका सोचना पड़ रहा था। इस लड़ाई के नए पैमाने को समझने के लिए वो कुछ पल रुका। दिमाग में सब कुछ तय करने के बाद उसने ऐलान किया कि वो बिना घातक ताकत के आगे बढ़ने के लिए तैयार है। बॉडीगार्ड योद्धा को आखिरकार डायरेक्टर की उस अजीब चेतावनी का मतलब समझ आया। अपनी बेचैनी दूर करते हुए उसने खुद लड़के का हुनर परखने का फैसला किया। उसने ट्रेंड रफ्तार और सटीकता के साथ अपनी तलवार नीचे लाई, लेकिन दान ह्योंग वू की आंखें ध्यान भटकाने वाली शांति से उसकी हरकत देखती रहीं। उसने आने वाले वार का अंदाजा लगाया और उसे रिडिकुलस रूप से धीमा पाया। मारे जाने से बचाने का उसका तरीका था कि किसी ऐसी जगह निशाना लगाए जो घातक न हो, लेकिन टेरिफाइंग रूप से सटीक हो, और पलक झपकते ही वो अपनी योजना को अंजाम देने के लिए आगे बढ़ा। उसने अपनी तलवार से ऊर्जा का एक सैलाब छोड़ा, जिससे उनके बीच जमीन से रोशनी का एक खंभा फूट पड़ा। बॉडीगार्ड योद्धा बस डर से देखता रह गया, उस हमले से पूरी तरह ओवरवेल्म्ड। वो पीछे की तरफ गिर पड़ा, उसकी अपनी टेक्निक पूरी तरह बेकार हो गई, जमीन पर जा गिरा। एक ही पल में मुकाबला खत्म। दान वू ने नीचे देखा, चेहरे पर कोई भाव नहीं। बॉडीगार्ड योद्धा हारा हुआ पड़ा था। उसका दिमाग समझने की कोशिश कर रहा था कि अभी क्या हुआ। फिर हमारे लड़के ने सच्ची क्यूरियोसिटी से पूछा कि क्या गिरने से चोट लगी। ह्योंग पियो बस यही पूछ पाया कि उसने अभी किस तरह की नामुमकिन मार्शल आर्ट देखी। दान ह्योंग वू ने शांत भाव से समझाया कि यह वही शुरुआती टेक्निक थी जिसका पहले जिक्र किया था, एक चाल जिसे हेवन थंडर कहते हैं। ह्योंग पियो हार मानकर बैठ गया। टेक्निक को पहचाना, लेकिन उसकी नामुमकिन ताकत को नहीं। उसे एहसास हुआ कि यह नया शख्स एक टॉप लेवल मास्टर है। सोचने लगा कि क्या डायरेक्टर को पहले से ही पता था, लेकिन दान ह्योंग वू ने बस अपना पहले वाला सीधा सादा बयान दोहरा दिया। बॉडीगार्ड योद्धा ने आह भरी। उसके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हुनर के पीछे एक बच्चे की मासूमियत देखकर उसने तय किया कि उसका नया मिशन इस ताकतवर लेकिन भोले भाले इंसान को दुनिया में जीना सिखाना है। हाथ बढ़ाते हुए उसे एहसास हुआ कि उसका सबक मार्शल आर्ट्स के बारे में नहीं होगा। दान ह्योंग वू देखता रहा, उस इशारे से अनजान।
जान। ह्योंग्यो ने समझाया कि किसी को उठाने का यही तरीका होता है, दयालुता का एक बुनियादी काम। हमारा लड़का नीचे देखता है, इस सरल और अनजानी कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करता है, और पहली बार उसने हाथ बढ़ाकर अपने नए गुरु को उठने में मदद की, और इस तरह दान योंग वू की दुनियादारी की ट्रेनिंग शुरू हुई। ह्योंग्यो यह जानकर हैरान रह गया कि उसका नया शागिर्द सच में खड़े खड़े सोता है। उसके सबकों में पढ़ना लिखना से लेकर लोगों के बीच सोशल मैनर्स तक शामिल थे, लेकिन कुछ सबक सीखना मुश्किल था, क्योंकि योंग पेयो उसे सोशल मैनर्स सिखाने की भरपूर कोशिश कर रहा था। अपने छात्र की सामाजिक समझ की कमी से वो योद्धा पूरी तरह परेशान था। हालांकि दान ह्योंग वू अपने गुरु की घबराहट से जरा भी फेज्ड नहीं था। यह सबक तब और गंभीर हो गया जब ह्योंग्यो को एहसास हुआ कि वो आगे क्या करने वाला है। दूर से जोसेओल यान इस अजीब जोड़ी को सोचते हुए देखती रही। इस बीच माम अलायंस ने अपनी योजना पर काम शुरू किया। एक गुप्त मिशन सौंपा। उनका निशाना जो परिवार था, जिन पर ग्रीन फॉरेस्ट हमले से किसी भी संबंध के लिए नजर रखनी थी। एक महिला योद्धा ने अलायंस के नेता के हुक्म के प्रति अपनी वफादारी की कसम खाई। उसकी नजर में दान ह्योंग वू की उलझी हुई ट्रेनिंग के अलावा कुछ भी सस्पिशियस नहीं दिखा। उसकी नजर ऊपर बालकनी से नजारा देख रही जो यान पर पड़ी। जासूस मुस्कुराया और उस युवती की मर्दों के प्रति अजीब पसंद को देखा, लेकिन सेओल यान के चेहरे पर दान ह्योंग वू के लिए सच्चे अपनेपन का एहसास था। वो उसे एक अजनबी घुमक्कड़ नहीं बल्कि एजेंसी का एक सच्चा हिस्सा मानती थी। लेकिन ह्योंग वू की नई जिंदगी एक और यात्रा से बीच में आने वाली थी। एजेंसी के डायरेक्टर ने एक झुंड को विदा किया। एस्कॉर्ट लीडर मोयुक को एक जरूरी मिशन सौंपा। मुक नाम का वो शख्स एक एक्सपीरियंस्ड योद्धा था, एजेंसी के नाम पर कामयाब होने का वादा करता है, और एक आखिरी हुक्म के साथ वो अपनी टीम को नए एस्कॉर्ट मिशन पर ले गया। लेकिन शहर में कहीं और योद्धाओं का एक नया झुंड एक मकसद के साथ आया। उनकी मौजूदगी तुरंत हनम एस्कॉर्ट एजेंसी के लोगों ने देख ली। हलचल ने क्यूरियस दर्शकों की भीड़ को खींच लिया। साथ आए योद्धा गंभीर भावों के साथ आने वालों को देख रहे थे, उनकी अहमियत को भांपते हुए। 3 नोबल योद्धाओं ने ऐलान किया कि वे मुरीम अलायंस की तरफ से यहाँ आए राइजिंग ड्रैगन यूनिट हैं। उनका स्वागत जो परिवार के लीडर जो इल ह्यान ने किया। उन्हें घर के अंदर बुलाया, बैठने को कहा। परिवार के लीडर ने ब्लेड ड्रैगन के नाम से मशहूर पोंगचोल योंग को तुरंत पहचान लिया। फिर उनकी नजर उस जोड़ी के दूसरे सदस्य पर गई। दूसरे योद्धा ने अपना परिचय दिया, नमोंग जिन सोर्ड ड्रैगन, और तीसरी सदस्य ब्लेड ड्रैगन की छोटी बहन पोंग मियोंग थी। परिवार के लीडर ने इलाके में पोंग परिवार की इज्जत को माना, फिर सुझाव दिया कि वो उनके बेटे जॉइन के लिए एक अच्छी पार्टनर होंगी। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि उनके यहाँ रहने से युवा पीढ़ी के बीच अच्छे रिश्ते बनेंगे। स्वॉर्ड ड्रैगन ने ठहरने का मौका देने के लिए शुक्रिया कहा, लेकिन पोंग मियोंग के चेहरे के भाव समझ से परे थे। वो चुपचाप एक घूंट पी रही थी, बिना कुछ कहे। लेकिन यह दोस्ताना मुलाकात उनके असली मिशन का बहाना थी, जो परिवार का ग्रीन फॉरेस्ट से संबंध पता लगाना। एक ऐसा मिशन जिसे उसका भाई जोसेओल यान के पीछे भागते भागते भूल गया लगता था। इस बीच जोसेओल यान अपनी ट्रेनिंग में व्यस्त थी। उसका ध्यान तलवार पर फोकस था। आंखों में एक शांत पक्का इरादा झलक रहा था। वो खुद एक काबिल योद्धा थी। पिंगमी रायोंग समझ गई कि सेओल यान की नजर उसके भाई पर नहीं बल्कि उस रहस्यमय कुली पर है। लेकिन पिंगचिल योंग को जरा भी परवाह नहीं थी। उसे पूरा यकीन था कि ह्योंग वू के महीनों तक दूर रहने से उसे उसका दिल जीतने के लिए काफी वक्त मिल जाएगा। इस बीच दान ह्योंग वू और उसका दल एक लंबी यात्रा के बीच रुके हुए थे। मानो जिंदगी में पहली बार वो गरमागरम ताजा पका हुआ खाना खाने जा रहा था। उसने प्यार से खाना उठाया, एक साधारण खुशी जो उसके लिए अभी भी बिल्कुल नई थी। स्वाद शुद्ध बेदाग खुशी की एक लहर था। वो इस पल का मजा ले रहा था जो उसे उस दुनिया की याद दिला रहा था जिसमें वो धीरे धीरे वापस लौट रहा था। उसके गुरु ह्योंग पियो ने बस देखते हुए कहा, किसी रिचुअल की तरह खा रहा है। ह्योंग पियो ने बताया कि उनकी मंजिल सिचुआन है, ताकतवर तांग वंश का एंस्ट्रेल घर। उनका क्लाइंट सिचुआन तांग परिवार था जो उनसे खुद मिलने आया था। परिवार के एक बुजुर्ग तांग होगवन उन्हें गंभीर भावों से देख रहे थे। उनके बगल में परिवार का एक और सदस्य खड़ा था, तांग चोली नाम का एक युवक। ह्योंग पियो ने अभी भी खाना खा रहे दान योंग वू को अपनी बात जारी रखते हुए बताया कि टांग परिवार ने अपने खास रक्षक योद्धा भी भेजे हैं। सुरक्षा का यह स्तर उन चीजों की अविश्वसनीय कीमत का इशारा देता था जो वे साथ ले जा रहे थे। दान ह्योंग वू बस सुनता रहा। उसका ध्यान अभी भी अपने खाने की साधारण खुशी पर था। एक तितली उड़ती हुई गुरु की टोपी पर आ बैठी, जिसे उन्होंने एक अच्छी खुशबू बताया, लेकिन एक उंगली के झटके से उन्होंने उस कीड़े को परेशान करने वाला बताकर हटा दिया। उंगली के एक झटके से बुजुर्ग ने ऊर्जा के विस्फोट में उस कीड़े को नष्ट कर दिया, लेकिन उनकी नजरें सामने खड़े कुलियों के झुंड पर टिकी हुई थीं। युवक ने उनका फोकस भांपते हुए पूछा कि उनका ध्यान किस तरफ गया है। बुजुर्ग ने बताया कि उन्हें उनमें से एक ताकतवर और अनयूजुअल ऑरा का एहसास हो रहा है। उनका साथी तुरंत अलर्ट हो गया, पूछा कि वो कौन है। बुजुर्ग की नजरें झुंड पर घूमी, बाकी सबको छोड़ते हुए आखिर में दान ह्योंग वू पर जा टिकी, जो उनकी नजरों से पूरी तरह बेखबर था। तभी सिक्योरिटी दल का नेता मयुक अपने घोड़े पर सवार होकर आया। उसने बुजुर्ग
को बताया कि रवाना होने की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बुजुर्ग ने ऊपर देखा। नेता की ताकतवर मौजूदगी को वही ऑरा समझ लिया जिसका उन्हें एहसास हुआ था, और अपने सेंसेस को नजरअंदाज करते हुए उन्होंने मान लिया कि वो ताकतवर ऑरा सिक्योरिटी दल के नेता की है। खाना खत्म होने के बाद सिक्योरिटी दल के नेता मयूक ने हुक्म दिए। उसने ऐलान किया कि उन्हें सिचुअन सामान्य वक्त के आधे में पहुंचना होगा, क्योंकि रफ्तार ही उनकी एजेंसी का असली मंत्र है। बाकी कुलियों के माथे पर इस नामुमकिन समय सीमा को सुनकर पसीना आ गया। प्योंग ने चुपके से एक दूसरे कुली को चेतावनी दी, जो साथ नहीं चल पाएगा उसे पीछे छोड़ दिया जाएगा, और एक आखिरी हुक्म के साथ दल के नेता ने उनके रवाना होने का इशारा दिया। लेकिन दान ह्योंग वू को यह चेतावनी अजीब लगी। एक ऐसी बात जो उसकी समझ से परे थी। एक ऐसे इंसान के लिए जिसने हमेशा आगे बढ़ना सीखा था, पीछे रह जाना कोई ऑप्शन ही नहीं था। और इस तरह उनकी कठिन यात्रा शुरू हुई। देहात में रफ्तार का एक धुंधला सा साया। कुली दौड़ने पर मजबूर थे। पहले से ही थकाने वाली रफ्तार से तालमेल बिठाने के लिए जूझ रहे थे। ह्योंगियो साथ चलने के लिए संघर्ष कर रहा था, आराम की मिन्नत कर रहा था। लेकिन दान ह्योंग वू तो पीछे रह जाने की कॉन्सेप्ट को ही नहीं समझता था। पूरा दल अपनी हद तक पहुंच गया। जंगल में एक बेकाबू दौड़। वे सुबह से शाम तक दौड़ते रहे, एक पल भी अपनी रफ्तार नहीं रोकी। यहाँ तक कि जब वे आखिरकार रुके तो ह्योंग पियो दान ह्योंग वू को खड़े खड़े सोते देखकर हैरान रह गया। लेकिन यह रुकना बस कुछ देर के लिए था, और जल्द ही पहिए फिर से घूमने लगे। दान ह्योंग वू भारी गाड़ी के साथ साथ दौड़ता रहा, उसकी चाल स्थिर और सहज। अचानक पेड़ों से एक भाला निकला, घात का इशारा। लेकिन बॉडीगार्ड नेता माँ ने उसे आसानी से पकड़ लिया। उसका चेहरा सख्त हो गया। वो उस हथियार को थामे रहा, जैसे किसी अनदेखे दुश्मन की तरफ से जंग का साफ ऐलान हो। अपनी तलवार निकालकर वो हमलावरों का सामना करने के लिए तैयार हो गया। उसने एक और भाला रोका। उसकी नजरें पेड़ों में उस जगह की तलाश में घूमती रहीं। बॉडीगार्ड नेता ने पूछा कि उन पर हमला करने की हिम्मत किसने की, लेकिन जंगल से एक आवाज ने वो सवाल उसी पर वापस मोड़ दिया। डाकुओं का एक झुंड जंगल से निकला। उनके इरादे साफ थे। उनके नेता ने ऐलान किया, यह ग्रीन फॉरेस्ट का इलाका है। फिर मांग की, सामान छोड़ दो या जान दे दो। टांग परिवार का लीडर बेफिक्र दिखा। अपने आदमियों को बस देखते रहने को कहा। ह्योंगियो ने दान योंग वू को तसल्ली दी कि वे बस टोल चुका देंगे। लेकिन हमारे लड़के ने उस नाम को पहचान लिया। मूक ने सिक्कों की एक माला उछाली। डाकुओं को हुक्म दिया कि अपनी फीस लें और रास्ता साफ करें। डाकुओं के सरदार ने लालची मुस्कान के साथ पेमेंट पकड़ लिया, लेकिन उसे मांगने के बजाय उसने पूरी ताकत से सिक्कों को अपने हाथ में मसल दिया। दहाड़ा, थोड़ी सी रकम से काम नहीं चलेगा। फिर मांग की, सब कुछ सौंप दो। बिना किसी चेतावनी के डाकुओं का सरदार हवा में उछला। उसकी कुल्हाड़ी ऊपर उठी हुई थी। ह्योंगो ने अलार्म बजाया, लेकिन दान ह्योंग वू पहले से ही देख रहा था, शांत भाव से उस आदमी के जानलेवा इरादे को भांपते हुए। डाकू ने बेरहमी से अपने हथियार से बॉडीगार्ड सरदार पर वार किया, लेकिन मूक ने डटकर सामना किया। अपनी तलवार बचाव के लिए ऊपर उठाई। उस वार से हवा में एक जोरदार झटका लगा और बॉडीगार्ड सरदार को पूरा वार झेलना पड़ा। मौ अपने घोड़े से गिरकर जमीन पर ढेर हो गया। डाकुओं का सरदार हंसा, एजेंसी का मजाक उड़ाया, फिर अपने आदमियों को हुक्म दिया कि सबको वहां से हटा दें, और एक मिलीजुली गर्जना के साथ बाकी डाकू भी लड़ाई में कूद पड़े। गार्ड्स घबरा गए। महसूस हुआ कि उनकी गिनती बहुत कम है। टैंग परिवार के बुजुर्ग को एहसास हुआ कि ये कोई साधारण गुंडे नहीं है। वो जानना चाहते थे कि उनका साथ कौन दे रहा है। डाकुओं का सरदार बस हंसा, गर्व से ग्रीन फॉरेस्ट के प्रति अपनी वफादारी का ऐलान किया। वो आगे बढ़ा, बूढ़े से कहा कि उसके हाथों मरना इज्जत की बात है। लेकिन बुजुर्ग का चेहरा ठंडा पड़ गया। एक उंगली उठाते हुए उन्होंने अफसोस जाहिर किया कि वे सिर्फ आम चोर नहीं थे। उनके हाथ से एक हथियार निकला, बैंगनी ऊर्जा के विस्फोट के साथ एक पेड़ से टकराया। एक घातक सुई लकड़ी में धंस गई। डाकुओं के सरदार की आंखें डिसबिलीफ से फटी की फटी रह गईं। उसने अपनी छाती में एक बड़े छेद को देखा। इतने छोटे हथियार की ताकत को समझ नहीं पाया। उसका जिस्म परछाई में समा गया और वो गिर पड़ा, पल भर में हार। बचे हुए डाकू ताकत के इस अचानक शो को देखकर डर गए। बुजुर्ग ने अपने असली हथियार जाहिर किए। उन्हें चेतावनी दी कि टैंग परिवार के सामान को छूने की हिम्मत करें तो देखें। उन्होंने घातक सुइयों की बौछार की। एक भयानक जवाबी हमला। चमकते हुए गोले बेबस डाकुओं पर बरसे। हर गोला सटीक निशाने पर लगा। बचे हुए हमलावरों को आसानी से काट डाला। लेकिन जैसे ही लड़ाई खत्म होने वाली लगी, पेड़ों से एक नया झुंड निकला। इलीट डेथ सोल यूनिट, जिन्होंने ऐलान किया कि अब वे पीछे नहीं हट सकते। उनके नेता ने अपने गुरु का एक भयावह हुक्म सुनाया, किसी को भी जिंदा मत छोड़ो। टैंग परिवार के बुजुर्ग का चेहरा सख्त हो गया। वो जानते थे कि असली लड़ाई अब शुरू होने वाली है। टैंग परिवार के बुजुर्ग ने ऐलान किया कि हार का कोई ऑप्शन नहीं है, सामान को मंजिल तक पहुंचाना ही होगा। युवक ने अपने चुने हुए योद्धाओं को इकट्ठा किया, हुक्म दिया कि सामान को आखिरी दम तक बचाएं। डेथ सोल यूनिट एक क्रूर हुक्म के साथ आगे बढ़ा, किसी को भी जिंदा मत छोड़ो, और मैदान तलवारों और खून के तूफान में बदल गया। बॉडीगार्ड योद्धा डेस्परेटली लड़ते
बढ़ते रहे। उनकी तलवारें लगातार हमलों से टकराती रहीं। मुकक इस तबाही को देखता रहा, लेकिन दान योंग वू उस तूफान में एक शांत और स्थिर बिंदु की तरह खड़ा था। टैंग परिवार का छोटा सदस्य शांत भाव से अपने सैनिकों को अपनी पंक्ति बनाए रखने का हुक्म देता रहा, लेकिन वो एलिट हमलावर बहुत ताकतवर थे। उन्होंने अवै के सैनिकों को एक एक करके मार गिराया। मुकाक गुस्से से भर उठा। हम इन उस्तादों का मुकाबला नहीं कर सकते, और टांग परिवार का मदद करने का कोई इरादा नहीं था। योंगपो को एक भीषण वार लगा। लड़ाई की क्रूर हकीकत का एहसास हुआ। दान ह्योंग वू की आंखें सिकुड़ गईं। उनमें एक ठंडी और खतरनाक चमक थी। जैसे ही एक और हमलावर काम तमाम करने के लिए आगे बढ़ा, ह्योंग वू के मन में एक साधारण पल की याद आई। अपने नए गुरु के साथ खाना खाने का वो पल, और उस याद के साथ उनकी तलवार एक शानदार ऊर्जा से जल उठी। उन्होंने हेवन थंडर किया, शुद्ध ताकत का एक खंभा जो पूरे मैदान को चीर गया। दुश्मन योद्धा उस विस्फोट की चपेट में आ गया। उसका जिस्म चमकदार रोशनी में समा गया। टैंग परिवार का छोटा सदस्य इस अचानक मोड़ पर डिसबिलीफ से देखता रह गया। बाकी हमलावर भी सन्न रह गए, जैसे आसमान से बिजली गिर पड़ी हो। लेकिन योंगपियो ने उस यकीन न हो ऐसी ताकत को पहचान लिया। समझ गया कि यह वही टेक्निक है जो ह्योंग वू ने उस पर इस्तेमाल की थी। उसने तुरंत योंग वू से उस ताकत का इस्तेमाल करके बाकियों को बचाने की मिन्नत की। दान ह्योंग वू का जवाब एकदम सीधा था। उसने ह्योंगपियो को इसलिए बचाया क्योंकि वो खुद ह्योंगपियो था, बस इसलिए। उसके गुरु ने उससे दूसरों को बचाने की जोर देकर मिन्नत की, उन्हें अपना साथी बताया। लेकिन उनके चारों तरफ कत्लेआम जारी था। एवाई के लोग एक एक करके गिरते जा रहे थे, यहाँ तक कि कुली भी अपनी जान की भीख मांग रहे थे, ये समझाते हुए कि वे तो बस साधारण मजदूर हैं। साथियों की कॉन्सेप्ट दान ह्योंग वू के लिए अभी भी नई थी, लेकिन अपने गुरु के कहने पर वो उनकी मदद करने के लिए तैयार हो गया, और इस सरल फैसले के साथ वो मैदान में कूद पड़ा। बाकी कुली बस हैरानी से चुपचाप देखते रह गए। उसने एक बॉडीगार्ड योद्धा को हमलावर के चंगुल में फंसते देखा, और पलक झपकते ही वो वहां पहुंच गया। आसानी से उस घातक वार को रोक दिया। टैंग परिवार का बड़ा सदस्य इस तबाही को देख रहा था, उसका चेहरा एक्सप्रेशनलेस और सोचता हुआ। दुश्मन योद्धाओं ने उसे ताना मारा। पूरा यकीन था कि उसके छुपे हुए हथियार उनके सामने बेकार हैं, लेकिन उसके गाल पर पसीने की एक बूंद आ गई, क्योंकि वो सोच रहा था कि अभी उसके सामने से कौन सी यकीन न हो ऐसी रफ्तार गुजरी। सिर्फ उसी के लेवल का उस्ताद ही दान ह्योंग वू की हरकत को हल्का सा भी भांप सकता था। हमारा योद्धा शांत भाव से अपने कंधे के ऊपर से पीछे मुड़कर देखता है, पूछता है कि क्या यह काफी दिखावा था। फिर उसने बिजली का एक ऐसा तूफान छोड़ा जो बचे हुए हमलावरों को चीर गया। दान ह्योंग वू एकदम स्थिर खड़ा रहा। जंग खत्म हो चुकी थी। पूरी दुश्मन फौज हवा में धूल की तरह बिखर गई। टैंग परिवार का छोटा सदस्य बस देखता रह गया। यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी एलीट डेथ सोल आर्मी का सफाया हो गया। दूसरी तरफ उनकी नेता उमान हे ने अपने लोगों से सवाल किया कि टारगेट्स का गलत अंदाजा कैसे हुआ। उसके लोगों ने माफी मांगी, माना कि उनकी खुफिया जानकारी एक ताकतवर उस्ताद को पहचानने में चूक गई, लेकिन उसने तय किया कि वो इस अनजाने फैक्टर की खुद जांच करेगी। चुनौती कबूल करते हुए उसके होठों पर एक खतरनाक मुस्कान आ गई। कहानी अब ताकतवर ओमान कबीले की भव्य हवेली की तरफ मुड़ती है। कबीले के लीडर ओमान हुआंग को पता चला कि सिक्योरिटी दल असल में किसकी हिफाजत कर रहा है। उसके लोगों ने कंफर्म किया कि वे लेजेंडरी थंडर ग्रेनेड ले जा रहे हैं, एक ऐसा हथियार जो खत्म हो चुके थंडर क्लैन के वंशजों ने बनाया था। ओम हुआंग ने इस ताकतवर हथियार के दुनिया में वापस आने के नतीजों पर गहरी सोच में डूब गया। वो जानता था कि इन ग्रेनेड्स से भरी 5 गाड़ियां पूरे इलाकों को नक्शे से मिटाने के लिए काफी थीं। उसने एक छोटे पक्षी को मसलकर मार डाला और ऐलान किया कि उन्हें उन ग्रेनेड्स पर कब्जा करना होगा। लेकिन उसके लोगों ने बताया कि उमियन ही पहले ही डेथ सोल दस्ते के साथ निकल चुकी है। कबीले का लीडर गुस्से से दहाड़ा, पूछा कि वो कहाँ गई है। पता चला कि वो प्योंगजोंग पर्वत के पास है। और ठीक उसी पल उमियान ही कॉन्फिडेंस से भरी एक खतरनाक मुस्कान लिए जंगल से तेजी से घोड़े पर सवार होकर निकली। मैदान में हालात भयावह थे। हालांकि दान ह्योंग वू ने जंग जीत ली थी, लेकिन एवाई को भारी नुकसान हुआ था। सिर्फ बुरी तरह जख्मी बॉडीगार्ड नेता मायूक और ह्योंग ही इस कत्लेआम से बच पाए, साथ ही कुछ कुली जो डर से कांप रहे थे। टैंग परिवार के छोटे सदस्य ने एक नई एजेंसी लगाने का सुझाव दिया, लेकिन बड़े सदस्य ने इस कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने पर जोर दिया। छोटे सदस्य ने बहस की, सवाल किया कि जब उनके पास उनके चाचा की ताकत है तो एक टूटी फूटी बॉडीगार्ड टीम पर भरोसा क्यों करें। छोटा सदस्य हैरान रह गया। परिवार की गुप्त टेक्निक में मास्टर होने के लिए अपने चाचा को बधाई देने लगा, लेकिन बड़े सदस्य ने माना कि वो ताकत उन्होंने नहीं जगाई थी और वे खुद भी उसे मुश्किल से देख पाए थे। उसके भतीजे को यकीन नहीं हुआ, पूछा कि यह किसने किया होगा। बड़े सदस्य टांग होगवन ने आंखें सिकोड़ी। उसे यकीन था कि उसने क्या देखा। उसने बताया कि वो तलवार लिए हुए शांत कुली था और उसकी नजरें अब दान ह्योंग वू पर टिक गईं। वो हमारे लड़के के पास आया, पूछा कि वो किस सेक्ट से है, लेकिन दान ह्योंग वू सवाल नहीं समझ पाया। तो बड़े ने साफ किया कि उनका मतलब उस जगह से है जहां उन्होंने ट्रेनिंग ली थी। उनके मन में चोनिजा की वो बात कौंध गई जिसमें उन्होंने बताया था कि गुरु ने उन्हें कुछ नहीं सिखाया, बल्कि उन्हें और दूसरों को सीधे नरक में धकेल दिया था। उन्होंने ऐलान किया कि उनकी मार्शल आर्ट सिर्फ उनकी अपनी है, अनगिनत जिंदगी मौत की लड़ाइयों की भट्टी में गढ़ी गई। दान योंग वू के इस सीधे इनकार से बड़े
बड़े सदस्य पूरी तरह अवाक रह गए। बूढ़ा मान नहीं पा रहा था, यह यकीन करने से अनेबल था कि ऐसी ताकत का कोई सोर्स नहीं है। युवा टैंक सदस्य घबरा गया, योंगवू को उसकी खुली बेअदबी के लिए डांटने लगा, लेकिन योंगपियो तुरंत बीच में आ गया, घबराकर मामले को शांत करने की कोशिश करने लगा। बड़े सदस्य ने सिचुएशन सोचा, महसूस किया कि मिशन के लिए उन्हें इस लड़के की घमंडी ताकत की जरूरत है। यह भी देखा कि योंगवू अपने गुरु की बात सुनता लगता है, जिससे उन्हें एक ख्याल आया। वो ह्योंगपियो की तरफ मुड़े, एक अनएक्सपेक्टेड तारीफ की जिससे बॉडीगार्ड योद्धा उलझन में पड़ गया। फिर बड़े ने उसे बॉडीगार्ड दल का नेता बना दिया। यह कदम ह्योंगवू को कंट्रोल में रखने के लिए उठाया गया था। ह्योंगपियो अचानक मिले इस भारी भरकम हुक्म से पूरी तरह हैरान रह गया, लेकिन घायल मयूक ने हुक्म कंफर्म करते हुए मिशन की जिम्मेदारी उसे सौंप दी और मदद लेने चला गया। बाकी कुलियों ने अपने नए और अनएक्सपेक्टेड लीडर योंगपो की तरफ देखा। योंगपो पर भारी दबाव था, वो जानता था कि अब उसे मिशन की जिम्मेदारी लेनी होगी। हिम्मत लेकर उसने हुक्म कबूल किया और उन्हें सुरक्षित सिचुआन पहुंचाने का वादा किया। बड़े सदस्य ने भी हामी भरी, उन्हें रात भर आराम करने और सुबह निकलने को कहा, लेकिन युवा टैंक सदस्य अभी भी जंग के इस अनएक्सपेक्टेड नतीजे से सदमे में था। उसका मन यह मानने के लिए जूझ रहा था कि वो शांत कुली हेवन थंडर का टॉप लेवल मास्टर है। दान ह्योंगवू बस देखता रहा, इस अचानक हुए कमांड बदलाव से बिल्कुल अनबॉदर्ड, और इस तरह उनकी यात्रा जारी रही। अब ह्योंगियो की लीडरशिप में घायल मुक तेजी से घोड़े पर सवार होकर मदद के लिए एजेंसी की तरफ भागा। वो जानता था कि योंगवू की ताकत के बावजूद बिना एक्स्ट्रा मदद के वे हार जाएंगे, लेकिन उसकी बेताब दौड़ अचानक एक भयानक एहसास से रुक गई। उसे एजेंसी की तरफ बढ़ती हुई एक और ताकत का एहसास हुआ, एक ऐसी दौड़ जिसमें वो हारने वाला था। अंधेरे से एक नया दुश्मन देख रहा था, उसकी आंखों में एक घातक हथियार की झलक। जंजीर से बंधा एक ब्लेड हवा में लहराया और उसे घोड़े से बेरहमी से वार करके गिरा दिया। वो जमीन पर गिर पड़ा। मदद लाने का उसका मिशन नाकाम हो गया। हथियार अंधेरे में गायब हो गया। अपना घातक काम पूरा करके और पेड़ों से नकाबपोश हथियारों का एक दस्ता वहां उतर आया। भूतिया नकाबपोश, एक इलिट हत्यारा दस्ता जो लेजेंडरी खून दानव बच्चे की सेवा करता था। उनके नेता ने कंफर्म किया कि मैसेंजर को चुप करा दिया गया है, और इसके साथ ही उन्होंने अपना ध्यान अपने असली निशाने की तरफ मोड़ लिया, जो परिवार की हवेली के अंदर दो आदमी देर रात तक काम कर रहे थे। उनमें से छोटे ने काम खत्म करने पर जोर दिया, टाल मटोल करने से इनकार किया, लेकिन बड़े का ध्यान अचानक भटक गया। उसकी ब्रश से स्याही टपकी, हाथ वहीं जम गया। उसे हवेली की तरफ बढ़ती हुई एक ताकतवर दुश्मनी भरी मौजूदगी का एहसास हुआ और पल भर में शांत रात चकनाचूर हो गई। आंगन से एक जिस्म के जमीन पर गिरने की आवाज गूंजी। एक पहरेदार गिर पड़ा। उसकी आखिरी सांस अपने अनदेखे हथियारों के लिए एक सवाल बनकर रह गई। मदद के लिए एक बेताब चीख सुनाई दी, दुश्मन के घात का इशारा, लेकिन उस बूढ़े का चेहरा गंभीर था, जैसे उसे पहले से ही डर था। हत्यारे आगे बढ़े। उनके नेता ने किसी को भी जिंदा न छोड़ने का क्रूर हुक्म दिया। जो परिवार का लीडर गुस्से से भड़क उठा, जानना चाहा कि उसके घर पर हमला करने की हिम्मत किसने की, लेकिन उसके कप्तान ने उसे रोक लिया, शांत रहने को कहा। परिवार का लीडर हैरान रह गया, पूछा कि उसका कप्तान उसे क्यों रोक रहा है। कप्तान ने समझाया कि उसे जो हत्या का इरादा महसूस हो रहा है वो इतना ताकतवर है कि वो अकेले उसका सामना नहीं कर सकता। बाहर हवेली के पहरेदारों को वन साइड क्रूर कत्लेआम में मार गिराया जा रहा था। कप्तान ने जोर देकर कहा कि परिवार के लीडर को इस वक्त कहीं ज्यादा जरूरी काम करना है, और इतना कहकर वो मुड़ा और मुख्य भवन में वापस चला गया। वो एक कमरे में घुसा और उसके अचानक आने से जोसेओल यान चौंक गई। उसने उसे तुरंत निकलने को कहा, जल्दबाजी में भागने की तैयारी करने का हुक्म दिया। वो अफरा तफरी देखकर हैरान रह गई, पूछा कि उसके पिता का क्या होगा। बाहर रात मरने वालों की चीखों से गूंज रही थी। भूतिया मुखौटे वाले अपने रास्ते में आने वाले हर इंसान को काट डाल रहे थे। फिर उनके नेता ने एक नया हुक्म दिया, हनाम एस्कॉर्ट एजेंसी को भी तबाह कर दो। इस बीच कप्तान घोड़े पर सवार होकर जान बचाकर निकल गया, जोसेओल यान और कुछ वफादार गार्ड्स के साथ रात के अंधेरे में। उनके पीछे भव्य हवेली भयानक आग की चपेट में थी। वो डर के मारे पीछे मुड़कर देखती है और महसूस होता है कि आग बगल वाली एजेंसी तक भी फैल गई है। कप्तान ने कहा कि आगे बढ़ते रहो, अब रुकना नहीं है, लेकिन वो बोली कि उसके पिता अभी भी वहीं हैं। कप्तान ने उसे उस आदमी की ताकत याद दिलाई, वो जो इल्ह्यून है, हनाम का भाला, और वो अपने घर की हिफाजत के लिए तैयार है। वो अपने लेजेंडरी हथियार को यकीन न हो ऐसी ताकत से घुमाता है जिससे एक ऐसी लहर उठती है जो पूरे इलाके को चीर देती है। एक ऐसा इंसान जिसकी अनोखे योद्धा के रूप में इज्जत पूरी तरह से कमाई हुई है। भूतिया मुखौटे वाले लोग अपने निशाने को पहचान लेते हैं, जो परिवार का लीडर, लेकिन जो ह्यान ने गुस्से से भरे इरादे के साथ उनके हमले का सामना किया, हथियारों की लहर के खिलाफ एक अकेले योद्धा की तरह खड़ा रहा। कप्तान ने बाकियों को याद दिलाया कि यह सैक्रिफाइस उन्हीं के लिए है। उसके भाई ने सहमति जताई। सेओलियान से कहा कि उन्हें अपने पिता की ताकत पर यकीन रखना होगा, लेकिन जब कप्तान ने राइजिंग ड्रैगन यूनिट से मदद मांगी तो उन्होंने बेरहमी से इनकार कर दिया, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया। जोआन उनके इस बेरहम बेट्रायल से एकदम हैरान रह गई, यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन पोंग मियोंग ने उन्हें हत्यारे के हुनर की याद दिलाई, जोर देकर कहा कि इसकी खबर अलायंस को देनी होगी। उसके भाई ने सहमति जताई, लेकिन उसे डर था
था कि मदद मिलने से पहले ही उनका काम तमाम हो जाएगा, लेकिन सेओल यान की आंखें सख्त हो गईं। उसे एहसास हुआ कि सिर्फ एक ही इंसान है जिस पर वो सच में भरोसा कर सकती है। उसके मन में ह्योंगन पर्वत पर उन्हें बचाने वाले कुली की वो जबरदस्त ताकत कौंध गई। कप्तान ने एक फैसला किया, कहा कि वे जिंदा रहने का कोई और रास्ता निकालेंगे। बाकियों को शुभकामनाएं दी और वे अलग हो गए। अब उनके रास्ते अलग थे। फिर वो सेओल यान की तरफ मुड़ा, बोला कि उन्हें एस्कॉर्ट टीम को खोजने के लिए सिचुआन जाना होगा। वो आंसुओं के बीच मान गई। दान ह्योंग वू पर पूरा भरोसा रखते हुए दुआ करती रही कि उसके पिता तब तक हिम्मत बनाए रखें जब तक वो मदद लेकर वापस न आ जाए। हवेली में वापस भूतिया मुखौटे वाले हाथ गिरे हुए लोगों के शवों के ऊपर खड़े थे। जोएल ह्यून का हाथ अपने भाले पर कस गया। उसके कपड़े क्रूर लड़ाई से सने हुए थे। वो जानना चाहता था कि वे कौन है और उन्होंने उसके परिवार पर यह तबाही क्यों ढाई। हत्यारे चुप रहे। तभी उनके बीच से एक रहस्यमय आकृति उभरी। नेता ने मजाक उड़ाया, कहा कि किसी मरे हुए आदमी को जवाब देने का उसका कोई इरादा नहीं। एक भयानक गर्जना के साथ परिवार के लीडर ने कायर को अपना चेहरा दिखाने को कहा। रहस्यमय आकृति ने एक तबाह करने वाले हमले से जवाब दिया, काली ऊर्जा का एक धुंधलापन। लेकिन वो यह देखकर हैरान रह गया कि उसका दुश्मन किसी तरह अभी भी खड़ा था। जोएल ह्यून ने ऊपर देखा। एक जाने पहचाने नाम को पहचानते हुए उसकी आंखों में एक चमक आई, लेकिन हत्यारे ने ठंडे लहजे में ऐलान किया कि उसने वो नाम बहुत पहले ही भुला दिया। उसके चारों तरफ खंडहर थे, लेकिन हत्यारे रुके नहीं। उनका थकाऊ पीछा बिना रुके जारी रहा। उनमें से एक आगे बढ़ा। उसकी तलवार सीधे जो परिवार की आखिरी वारिस पर निशाना साधे हुए थी वार लगा, जिससे वो हमले की ताकत से लड़खड़ा गई और उस अफरा तफरी में उसका वफादार कप्तान भी मारा गया। भूतिया मुखौटे वाले सैनिक जीत के साथ खड़े थे। उनका मिशन लगभग पूरा हो चुका था। अपनी आखिरी सांस लेते हुए कप्तान ने उसका नाम पुकारा। उस एक इंसान की हिफाजत करने में अपनी नाकामी पर पछतावा करते हुए जिसकी रक्षा की उसने कसम खाई थी। शॉन निराशा में घुटने टेक गई। महसूस हुआ कि उसके पिता और भाई दोनों जा चुके हैं। हत्यारों के सरदार ने मजाक उड़ाया, माना कि वो भागने में माहिर थी, लेकिन तलवार उठाते हुए ऐलान किया कि उसकी डेस्परेट भागने की कोशिश अब खत्म होती है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो किसी से भी बचाने की मिन्नत कर रही थी, जिंदगी की एक डेस्परेट पुकार। लेकिन जैसे ही तलवार नीचे गिरने वाली थी, अंधेरे से नीली बिजली की एक तेज चमक निकली। एक इनविजिबल ताकत ने हत्यारे का हथियार पल भर में चकनाचूर कर दिया। सेओल यान ने ऊपर देखा। उसकी आंसुओं से भरी आंखों में उम्मीद की एक किरण। ऊर्जा के बवंडर के बीच एक जानी पहचानी आकृति सामने आई। दान ह्योंग वू ठीक वक्त पर आया हुआ। उसकी नजरें स्थिर और ठंडी थीं। उसने कंफर्म किया कि उसने उसकी पुकार सुनी थी। हमले की शुरुआत के बाद पहली बार उसे राहत की एक लहर महसूस हुई। सिक्योरिटी दल के साथ उनकी यात्रा घने जंगल से होकर जारी थी, लेकिन दान ह्योंग वू अचानक रुक गया। उसका जिस्म कड़ा हो गया, अलर्ट। मदद के लिए उसकी डेस्परेट पुकार उसके दिमाग में गूंजती रही। यकीन न हो ऐसी दूरी के बावजूद उस तक पहुंचती रही। ह्योंग पियो ने उसकी परेशानी देखकर पूछा कि आखिर क्या गड़बड़ हो सकती है, लेकिन ह्योंग वू ने बस इतना कहा कि वो एक पल में वापस आ जाएगा। उसके गुरु ने उसे जाते देखा, उलझन में पड़ गया और उसका नाम पुकारते हुए दान ह्योंग वू रात के अंधेरे में गायब हो गया। वर्तमान में वापस आकर उसने कंफर्म किया कि उसने उसकी आवाज जरूर सुनी थी, जो उसे मदद के लिए पुकार रही थी। हत्यारे ने तलवार उठाई, जो परिवार की आखिरी वारिस को खत्म करने के लिए तैयार। उसकी आखिरी डेस्परेट पुकार रात भर गूंजती रही, एक ऐसी दुआ जो उसे बचा सकती थी, और नीली ऊर्जा का एक तूफान उस पुकार का जवाब बना। हत्यारे के वार को निशाने तक पहुंचने से पहले ही चकनाचूर कर दिया। उस अफरा तफरी से एक अकेला शख्स उभरा, एक खामोश रक्षक। दान ह्योंग वू उसके सामने खड़ा था, नजरें स्थिर और ठंडी। उसने कंफर्म किया कि उसने यकीन न हो ऐसी दूरी से उसकी पुकार सुनी। के होठों से एक नाम निकला, यकीन न करते हुए और उम्मीद का मिलाजुला एहसास। अब वो उसके और हथियारों के बीच एकमात्र रोक था। भूतिया मुखौटे वाले बस उसे घूरते रह गए। उसके अचानक आने से एकदम सन्न। अपनी आखिरी सांस के साथ उसके वफादार कप्तान ने उसकी हिफाजत का जिम्मा उस नए शख्स को सौंप दिया। दान ह्योंग वू ने चुपचाप सिर हिलाया, उस इंसान की आखिरी ख्वाहिश को कबूल करते हुए। कप्तान की आखिरी सांस एक शांत मान लेने वाली थी, यह जानते हुए कि वो आखिरकार सुरक्षित है। लेकिन हथियारों के सरदार ने मजाक उड़ाया, अपने आदमियों को उस नए शख्स को मारने का हुक्म दिया। ह्योंग वू ने धीरे से सेओल यान के सिर पर हाथ रखा। उसके अंदर वॉर्मथ की एक लहर दौड़ गई। उसे महसूस हुआ कि लंबी रात का डर और थकावट जैसे गायब हो गई। उसने उससे आंसू पोंछने को कहा और वादा किया कि वो इसे जल्दी खत्म कर देगा। फिर दुश्मन की तरफ मुड़ा, हवा में छलांग लगाई, एक खामोश घातक धुंध की तरह। वो उनकी टुकड़ी के बीच से निकल गया। यकीन न हो ऐसी रफ्तार और एक्यूरेसी के तूफान की तरह। हत्यारे बस चीख सकते थे। एक ऐसी मार्शल आर्ट से दंग रह गए जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। वो नीचे झुककर बैठ गया। उसकी तलवार से बिजली की आखिरी किरण भी मिट गई। जोसेओल यान बस देखती रह गई। लगभग 20 इलीट हत्यारे एक ही पल में मारे गए थे। उसने सोचा कि अगर उसके पास उसकी ताकत का एक अंश भी होता तो क्या वो अपने परिवार को इस तबाही से बचा सकती थी। दान ह्योंग वू ने एक चट्टान पर हाथ रखकर अपने शहीद कप्तान के लिए एक टेम्परेरी कब्र बनाई। चुपचाप वादा किया कि वो वापस आएगा और उस वफादार इंसान को सही
सही तरीके से आखिरी विदाई देगा। कोई नहीं बचा था। सेओल यान ने उससे पूछा कि अब क्या करे। उसके पिता और भाई जा चुके थे, वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेली थी। लेकिन यह एक लफ्ज दान ह्योंग वू के दिल में एक गहरा जाना पहचाना एहसास जगा गया, क्योंकि वो भी जानता था कि अकेले इस नरक जैसी जिंदगी से गुजरना कैसा होता है। उसे याद आया कि इस अजीब नई दुनिया में सबसे पहले उसी ने उससे कांटेक्ट किया था, इसलिए उसने उसे वो एक चीज दी जो वो दे सकता था, जीने की ख्वाहिश। उसने उससे कहा कि जो लोग शहीद हुए हैं उनके प्रति एहसान मानते हुए जी, और जो चाहे वो करे। सवाल हवा में लटक गया, एक ऐसा ख्याल जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन नए पक्के इरादे के साथ उसने ऐलान किया कि वो एस्कॉर्ट मिशन में शामिल होना चाहती है। दान ह्योंग-वू ने उसका हाथ थाम लिया, जैसे चुपचाप उसके फैसले को कबूल कर रहा हो। बस उसे कसकर पकड़ने को कहा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। वो बस उलझन में देखती रही। उसकी आंख से एक आंसू बह रहा था और पल भर में उसने छलांग लगाई और वे दोनों आसमान में पहुंच गए। वो डिसबिलीफ से देखती रही जब वे हवा में उड़ते रहे, अपनी पुरानी जिंदगी को पीछे छोड़ते हुए। उसे एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक साधारण टेक्निक से कहीं बढ़कर था। यह बादलों में उड़ने जैसा था और हवा के एक झोंके में उसके आंसुओं की आखिरी बूंदें भी उड़ गईं। उसकी खामोश हरकत किसी भी लफ्ज से कहीं ज्यादा सुकून देने वाली थी। वो उसकी यकीन न हो ऐसी ताकत पर दंग रह गई। एक ऐसा हुनर जिसे वो टहलने जितनी आसानी से इस्तेमाल करता था, उसने उसके परिवार पर हमला करने वाले हथियारों को राख में बदल दिया था। उससे पूछना ही पड़ा कि उम्र में इतना अंतर न होने के बावजूद वो इतना ताकतवर कैसे हो गया। दान ह्योंग-वू का जवाब सीधा था, जब अपनी जान बचाने के लिए लड़ते हो तो यही होता है। उसके मन में सवाल उठा कि वो किससे लड़ता रहा होगा। उसका जवाब एक डरावना लफ्ज था, राक्षस। उसने पूछा कि क्या मतलब है दानवों से, और उसने चुपचाप कंफर्म किया कि इसे देखने का एक तरीका यह भी है। उसने उससे और बताने को कहा, उन राक्षसों के बारे में जिनसे उसने लड़ाई लड़ी थी। दान ह्योंग-वू की नजरें दूर कहीं खो गईं, उन नरक की यादों में डूबी हुई। उसने समझाया कि वो कहानी बताने के लिए उसे उन दुश्मनों के खिलाफ एंडलेस लड़ाइयों को फिर से जीना होगा, अपने 99 शहीद साथियों की यादों में फिर से लौटना होगा, ताकि वो उन सभी के दर्द के लिए जिम्मेदार शख्स तक पहुंच सके, उनके मालिक जोनिजा तक। लेकिन चूंकि वो मालिक पहले ही मर चुका है, इसलिए बदले की उसकी तलाश का दुखद अंत हो गया। उसने वादा किया कि वो उसे पूरी कहानी किसी और वक्त बताएगा, और फिलहाल उसने अतीत को पीछे छोड़ दिया और एक आखिरी शानदार छलांग के साथ वे एस्कॉर्ट टीम के शिविर में वापस आ गए। शॉन हैरान रह गई जब एक जाना पहचाना चेहरा उनका स्वागत करने के लिए दौड़ता हुआ आया। ह्योंग्यो यकीन न करते हुए देखता रहा, सोचता रहा कि यह युवती अचानक कहां से निकल आई। फिर उसने वो एक सच जाहिर किया जिस पर वो अब तक यकीन करता आया था। वो चाउन की जीजा को नहीं मानता। शॉन बस सुनती रही। इस नामुमकिन दावे से हैरान होकर उसने पूछा कि क्या वो सच में मानता है कि उसके पेन के लिए जिम्मेदार शख्स अभी भी जिंदा है। लेकिन उनकी बात बीच में ही रुक गई। जैसे ही वे शिविर में पहुंचे, एक जानी पहचानी आवाज घबराहट में उसका नाम पुकारने लगी। ह्योंग्यो आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर उलझन और फिक्र के भाव थे। जब सेओल यान ने जो परिवार और एजेंसी के खत्म होने की खबर दी तो वो एकदम सन्न रह गया। बाकी कुली भी हताश हो गए, यह जानकर कि उन्होंने अपनी नौकरी और घर दोनों खो दिए। सेओल यान ने यात्रा के बीच में यह भयानक खबर देने के लिए माफी मांगी, लेकिन ह्योंग पियो ने उसकी माफी को एक तरफ रख दिया, क्योंकि वो जानता था कि सबसे ज्यादा दर्द उसी को हो रहा है। वो जानता था कि इस खबर से टीम का हौसला टूट गया है और उसे आगे की यात्रा के लिए उन्हें एक साथ लाने का कोई यूजफुल तरीका ढूंढना होगा। उसने सबको जोश दिलाने की कोशिश की, याद दिलाया कि इस मिशन के अंत में उन्हें एक बड़ा इनाम मिलेगा, एक ऐसा इनाम जिससे वे सेओल यान को अपना नया नेता बनाकर अपनी एजेंसी को फिर से खड़ा कर सकेंगे। उसके लफ्ज सेओल यान तक पहुंचे और कुछ पल के लिए उसका दर्द कम हो गया। उसे एक नया इरादा मिला, यह महसूस करते हुए कि उसके परिवार के बचे हुए लोगों के प्रति उसका एक फर्ज है, एक ऐसा फर्ज जिसमें अपने करीबी लोगों का बदला लेने के लिए काफी मजबूत होना भी शामिल था। हालांकि दान ह्योंग-वू ने बस इतना पूछा कि क्या अब जाने का वक्त हो गया है। हौसला बढ़ने पर योंग पियो ने एस्कॉर्ट दोबारा शुरू करने का हुक्म दिया। टैंग परिवार के लीडर ने उन्हें जाते देखा, अपने भतीजे से कहा कि उस लड़की को नजरअंदाज करे और मिशन पर ध्यान लगाए। लीडर ने माना कि ह्योंग-वू के गायब होने पर उन्हें झटका लगा था, लेकिन उसकी ताकत इतनी कीमती है कि उसे खोना नहीं चाहिए, और इसलिए टीम अपनी थकाने वाली रफ्तार से आगे बढ़ती रही। अब 2 नए सदस्यों के साथ सोलन का दिमाग तेजी से चल रहा था। वो उसकी राक्षसों से लड़ने की कहानी को समझने की कोशिश कर रही थी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि इतना ताकतवर बनने के लिए उसने किस तरह का पेन सहा होगा। वो उसकी तरफ मुड़ी, पूछा कि उसने पहले क्या कहा था। उसे जानना था कि क्या महान गुरु चौंका सच में मर चुके हैं। उसने ऑफिशियल कहानी कंफर्म करते हुए बताया कि उनकी मौत 1 डेकेड पहले हो गई थी। दान योंग-वू की उम्मीद धुंधला गई। महसूस हुआ कि बदले की उसकी तलाश सच में खत्म हो गई। लेकिन ह्योंग पियो ने अचानक बीच में आकर ऐलान किया कि वो उस ऑफिशियल कहानी पर यकीन नहीं करता। उसके इस बोल्ड दावे ने सेओल यान और दान ह्योंग-वू दोनों को एकदम चौंका दिया। दान योंग-वू की आंखें सिकुड़ गईं। कंफर्म मांगते ही उम्मीद की एक किरण जागी। ह्योंग पियो ने समझाया कि उनकी मौत की अफवाहें बहुत ही सस्पिशियस हैं, कोई साफ सोर्स नहीं है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने जानबूझकर पूरी मार्शल दुनिया में यह झूठ फैलाया हो। शॉन सोचने लगी कि इतने बड़े पैमाने पर फैले धोखे के पीछे
पीछे कौन हो सकता है। ह्योंग पियो ने एक चौंकाने वाला थ्योरी पेश किया कि गुरु दुनिया की नजरों से छुपना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अपनी मौत का नाटक किया। वो यकीन नहीं कर सकती थी कि इतना जीनियस इंसान अपनी मौत की खबर फैलाएगा। दान योंग वू को याद आया कि यह सब एक दशक पहले हुआ था, लेकिन उनकी बात तांग परिवार के लीडर ने बीच में रोक दी। उन्होंने रुकने का हुक्म दिया। किसी अनजाने शख्स से माफी मांगते हुए उन्होंने माना कि उन्होंने कुछ परेशानी खड़ी कर दी है। एक शख्स ने बताया कि उनकी गाड़ी खराब हो गई है, एक पहिया निकल गया है। उसने पूछा कि क्या सिक्योरिटी दल उसकी महिला को अपने साथ ले जाने को तैयार होगा, लेकिन टैंग परिवार के लीडर ने गाड़ी पर बने निशान को उमुन वंश का बताकर पहचान लिया। वो तुरंत शक में पड़ गए, क्योंकि उन्हें पता था कि ऐसा संयोग होना बहुत ही नामुमकिन है। लेकिन जैसे ही वो मना करने वाले थे, गाड़ी का दरवाजा खुल गया। एक महिला सामने आई और अपना परिचय दिया। उमन हे, कबीले के लीडर की बेटी। बाकी कुल्ली उसकी दिलकश सुंदरता से तुरंत मोहित हो गए, लेकिन दान ह्योंग वू इस अचानक हुई हलचल से जरा भी फेज्ड नहीं हुआ। है आगे बढ़ी। उसकी चाल ढाल ग्रेसफुल और सधी हुई, और एक सहज छलांग के साथ वो उनके सामने आ पहुंची, अपनी बात रखने के लिए तैयार। वो लगभग बिना वजन के चलती थी। उसकी सुंदरता इतनी मोहक थी कि पूरा दल मेस्मराइज्ड हो गया। यहाँ तक कि सख्त टेंग परिवार का लीडर भी एक पल के लिए उसकी सुंदरता देखकर दंग रह गया। वो एक तितली की तरह नीचे उतरी, एवाई के आदमियों के सामने धीरे से बैठी और बिना कुछ कहे सीधे कीमती सामान के ऊपर जा बैठी। आराम से बैठ गई। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान। ह्योंगियो ने तुरंत रोका, क्योंकि वो जानता था कि किसी अजनबी को सामान के पास आने देना सभी नियमों के खिलाफ था। लेकिन दान ह्योंग वू एकमात्र ऐसा शख्स था जो इस नजारे से बिल्कुल भी फेज्ड नहीं हुआ। घबराया हुआ लीडर जल्दी ही मान गया। उसे अगले कस्बे तक ले जाने के लिए राजी हो गया। उसका भतीजा यकीन न करते हुए देखता रहा, यह महसूस करते हुए कि उसके चाचा भी उसके वश में आ गए। एक मोहक मुस्कान के साथ उसने उनकी दयालुता के लिए शुक्रिया कहा। ह्योंग पियो और बाकी लोग उसकी मौजूदगी से पूरी तरह मेस्मराइज्ड होकर हकलाने लगे। टेंग परिवार के लीडर ने ऑब्जेक्शन की कोशिश की, सुझाव दिया कि वो किसी ज्यादा आरामदायक गाड़ी में जाए, लेकिन वो वहीं रहने पर अड़ी रही। कहा कि उसे इन्हीं की मदद चाहिए। वो दान ह्योंग वू के बगल में बैठ गई, जो एकमात्र ऐसा इंसान था जो बिल्कुल भी फेज्ड नहीं हुआ। लीडर मान गया। बोला कि जब तक वो कुली सामान की रखवाली कर रहा है, तब तक सामान सुरक्षित है, और इसके साथ ही उसने सिक्योरिटी दल को आगे बढ़ने का हुक्म दिया। जैसे ही वे आगे बढ़े, उमियन है के होठों पर एक हल्की सी शरारती मुस्कान आ गई। उसने चुपचाप अपने छुपे हुए साथियों को सिर्फ आवाज से बात करने का इशारा दिया। उसके आदमी ने जानकारी कंफर्म की। सिक्योरिटी दल में सिर्फ एक सच्चा योद्धा और 30 कुली हैं। उसकी नजरें झुंड पर टिकी रहीं। उसने कंफर्म किया कि एल्डर टैंग ही उनमें एकमात्र सच्चे गुरु हैं। बाकी कुली पूरी तरह मेस्मराइज थे, उसकी तरफ देखने में भी अनेबल। और वो जानती थी कि इतनी कमजोर सिक्योरिटी में थंडर ग्रेनेड से भरी 5 गाड़ियां आसानी से लूटी जा सकती हैं। यह एक लेजेंडरी हथियार था, जिसे बहुत पहले खत्म हो चुके थंडर क्लैन ने बनाया था। एक ऐसी ताकत जिसने कभी उस क्लैन को यकीन न हो ऐसी ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। लेकिन एक अजीब बात यह थी कि वही ताकत आखिरकार उनकी तबाही का कारण भी बनी। सदियों तक गायब रहने के बाद वो ग्रेनेड्स किसी तरह दुनिया में फिर से सामने आ गए थे। उसने अंदाजा लगाया था कि ग्रेनेड्स का इस्तेमाल उसके डेथ सोल कोर को नष्ट करने के लिए किया गया था, लेकिन उसे कोई सबूत नहीं मिला, जिससे एक जलता हुआ सवाल उठ रहा था। आखिर किसने उसकी एलीट यूनिट को तबाह किया होगा? फिर उसकी नजरें उसके बगल में खड़े शख्स पर जा टिकी, एक खामोश सवाल के साथ। उसने देखा कि वो एक कुल्ली के वेश में था, फिर भी बिना किसी साफ हुनर के तलवार चला रहा था। बिल्कुल साधारण लग रहा था, फिर भी वो उससे नजरें नहीं हटा पा रही थी। तभी उसे एक चौंकाने वाला एहसास हुआ। उसके आने के बाद से उस कुली ने उसकी तरफ एक नजर भी नहीं डाली थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि कोई मर्द उसके जादू से इतना शांत रहना कैसे रह सकता है। हताश होकर उसने उस रहस्यमय कुल्ली को पुकारने का फैसला किया। दान ह्योंग वू मुड़ा, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे ही बुलाया जा रहा था। लेकिन उसकी सीधी और सरल नजरों ने उसके अंदर एक अजीब सी सिहरन पैदा कर दी। एक ऐसा एहसास जिसे वो पूरी इंसल्ट के रूप में पहचानती थी, वो उस पर छा गया। उसने कसम खाई कि वो किसी भी तरह दान ह्योंग वू को अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर देगी। जैसे ही रात हुई, थके हुए कुलियों को आखिरकार आराम करने का मौका मिला, लेकिन दान ह्योंग वू बाकियों से अलग जंगल में एक शांत आकृति की तरह खड़ा था। उसके पास जो सेओलन आई, उसके हाथों में सूप का एक गर्म कटोरा था। उसने उसे शांत अंधेरे में पाया, उसके हाथों में एक साधारण तोहफा। लेकिन उमन है के अचानक आने से उनका वो पल टूट गया। उसने दान ह्योंग वू को पकड़ा और पलक झपकते ही उसे शिविर से दूर खींच ले गई। फुसफुसाते हुए उसने चुनौती दी, कहा कि अगर जवाब चाहिए तो जंगल में उसके पीछे आए। और आखिरी ताना मारते हुए वो छलांग लगा गई। उसे चुनौती दी कि साबित करे कि वो उसका साथ दे सकता है। उसे पूरा यकीन था कि वो अपने कबीले की मार्शल आर्ट का वादा करके उसे लुभा सकती है, और उसे उम्मीद थी कि उसकी यकीन न हो ऐसी रफ्तार आखिरकार उसके अनशेकेबल कॉन्फिडेंस को तोड़ने के लिए काफी होगी। पेड़ों में गायब होते हुए उसने कहा कि उसे निराश न करे, लेकिन अगले ही पल वो वहां उसका इंतजार कर रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं, नजरें स्थिर। हाया नाम की वो औरत यकीन न करते हुए देखती रह गई। उसकी यकीन न हो ऐसी रफ्तार को समझ नहीं पाई। शिविर में अचानक हुई हलचल
हलचल किसी का ध्यान खींचे बिना नहीं रही। ह्योंग पियो ने उस युवती की आवाज पहचान ली, दूसरों को उसके पीछे आने को कहा, लेकिन जो सेओल यान बस देखती रही। उसके होठों पर फिक्र का सवाल था। हालांकि दान ह्योंग वू उस महिला के सदमे से बिल्कुल फेज्ड नहीं हुआ। वो जानती थी कि उसका अपना हुनर उसके कबीले में सबसे बेहतरीन है। वो इस रहस्यमय कुली की असली पहचान के बारे में सोचने पर मजबूर हो गई और वो सीधे मुद्दे पर आया। सूप के ठंडा होने से पहले उसने चियाना का पता पूछ लिया। चियाना चौंक गई। मान लिया कि उसे पता नहीं कि वो महान गुरु कहाँ हैं, और उस सूप के कटोरे के प्रति उसके इस अजीब लगाव से वो पूरी तरह हैरान थी। जबकि जोसेओल यान अभी अभी शिविर में उसके लिए सूप लेकर आई थी। कोई जवाब न मिलने पर दान ह्योंग वू जाने के लिए मुड़ा, लेकिन चियाना ने उसे रोकने की पूरी कोशिश की। तभी उसके ओवर एक्साइटेड रक्षकों के आने से उनका आमना सामना रुक गया। उन्होंने उस पर अपनी मालकिन को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम लगाया। इस अपमान के लिए उसकी जान लेने की धमकी दी, लेकिन उमेही ने तुरंत उन्हें रुकने के लिए चिल्लाया, क्योंकि वो जानती थी कि यह लड़ाई वे जीत नहीं सकते, किसी भी हाल में नहीं। दान ह्योंग वू की नजरें ठंडी हो गईं। उन ओवर एक्साइटेड रक्षकों के लिए एक खामोश चेतावनी, और पल भर में वे एक अनदेखी ताकत से जकड़े हुए अपनी जगह पर जम गए, हिल भी नहीं सके। लेकिन जब तक ह्योंग पियो वहां पहुंचा, दान ह्योंग वू का कहीं पता नहीं था। ही अवाक रह गई, यह समझते हुए कि यह कोई टेक्निक नहीं थी। वो बस गायब हो गया था एकदम, और पलक झपकते ही वो शिविर में वापस आ गया। बेहद हैरान जोन के ठीक सामने प्रकट हो गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसकी इस नामुमकिन वापसी को समझने की कोशिश करती रही। उसने अपने हाथों को देखा और अचानक एहसास हुआ कि सूप का कटोरा गायब है। दान योंग वू पहले से ही उस खाने का मजा ले रहा था जिसके लिए वो इतना फिक्रमंद था। उसने शांत भाव से कहा कि सूप ठंडा नहीं हुआ। शॉन पूरी तरह अचंभित रह गई। जब उसने उससे उस महिला के बारे में पूछा जिसके साथ वो गया था, तो उसने बस इतना कहा कि जब चाहेगी तब लौट आएगी। सेलन लेडी उमान की सुंदरता की तारीफ किए बिना नहीं रह पाई। सेओल यान हकलाते हुए सहमत हो गई, मानी कि वो महिला किसी भी मर्द को मोहित करने के लिए काफी सुंदर है। फिर वो दान ह्योंग वू की तरफ मुड़ी, उससे उसके बारे में उसकी राय पूछी। उसकी नजरें उससे मिली, चेहरा बिना किसी भाव के, सवाल पर सोचते हुए। उसकी आंखें क्यूरियोसिटी से चौड़ी हो गईं। उसके जवाब का इंतजार करने लगी, लेकिन उसका जवाब एकदम साफ था। वो दूसरी महिला जितनी सुंदर नहीं है। फिर उसने कहा कि वैसे भी उसे खूबसूरत औरतें पसंद नहीं है। सेओलन उसकी इस अजीबोगरीब दलील से पूरी तरह हैरान रह गई। उसने बताया कि उसके एक्सपीरियंस में एक खूबसूरत औरत का जादू सिर्फ मौत की तरफ ले जाता है। इस बीच उमेही अपने आदमियों से दोबारा मिल गई। उसका ध्यान उस कुली पर टिका हुआ था। उसे यकीन था कि यही वो गुरु है जिसने उसकी डेथ सोल को नष्ट किया था, लेकिन फिलहाल उसने बस उसे देखते रहने का फैसला किया। उमेही सोचती रही कि दान ह्योंग वू आखिर किस तरह का इंसान है। देखते ही देखते एस्कॉर्ट एजेंसी की लंबी यात्रा लगभग सिचुआन पहुंच चुकी थी, लेकिन सोलन उसकी उस अजीब चेतावनी के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रही थी। सोच रही थी कि उसने किस तरह की जिंदगी जी होगी। तभी ह्योंग पियो चेतावनी देते हुए उसके पास आया। उसने कहा कि अब से सावधान रहना होगा। हवा में एक अजीब तनाव महसूस हो रहा है, और जैसे जैसे वे आगे बढ़ते रहे यह तनाव बढ़ता ही गया, कम नहीं हुआ। ह्योंग पियो को जो खतरा महसूस हुआ था वो असली था, और टैंग परिवार के लोग उसे और भी गहराई से महसूस कर रहे थे। वो जानता था कि वे कल पहुंच जाएंगे, लेकिन एक आखिरी खतरा अभी बाकी था। ब्लैक स्नेक हॉल, एक ऐसा झुंड जो पिछले डेकेड में बहुत तेजी से बढ़ा था, टांग परिवार की सत्ता के लिए एकमात्र असली खतरा बन गया था। और अब सिक्योरिटी दल सीधे उनके इलाके में दाखिल हो रहा था। टैंग परिवार के लीडर को पसीना आ गया। उन्हें डर था कि कहीं उनके बीच कोई गद्दार तो नहीं। सेओल यान ने ह्योंग पियो की चेतावनी बताई, लेकिन दान ह्योंग वू ने शांत भाव से कहा कि हमलावरों की संख्या लगभग 100 है। वो सदमे में देखती रह गई, जबकि उमेही की दिलचस्पी साफ तौर पर बढ़ गई। उम्हे को उनकी एग्जैक्ट तादाद का अंदाजा लगाने की उसकी इस क्षमता पर यकीन ही नहीं हुआ। तभी आसमान से गोले बरसने लगे और योद्धाओं का एक झुंड पेड़ों से नीचे उतरा, उनकी तलवारें कत्लेआम के लिए तैयार। दान ह्योंग वू ने शांत भाव से बताया कि यह लगभग 50 लोगों की पहली लहर है। टैंग परिवार के लीडर ने उसे पीछे रहकर सामान की हिफाजत करने का हुक्म दिया। हमलावरों को कमजोर समझते हुए वो अपनी जबरदस्त ऊर्जा से घिरे हुए जंग में कूद पड़े। ऐलान किया कि वो अकेले ही उनसे निपटने के लिए काफी हैं। ह्योंग पियो ने दान ह्योंग वू की तरफ मुड़कर जंग के बारे में उसका अंदाजा पूछा, लेकिन हमारे लड़के ने शांत भाव से कहा कि बूढ़े को जीतने में कोई मुश्किल नहीं होगी। और ठीक जैसा उसने कहा था, ब्लैक स्नेक हॉल के योद्धा बेरहमी से मार गिराए गए। अपनी इज्जत के बावजूद वे टैंग परिवार की ताकत के सामने टिक नहीं पाए। टैंग परिवार का युवा सदस्य घातक वारों की बौछार करते हुए दुश्मन के बीच से रास्ता बनाता रहा। गाड़ी पर बैठी ओमान हे एकतरफा जंग देखती रही। सोचने लगी कि क्या उसने टैंक परिवार की असली ताकत को कम आंका था। उसके आदमी ने कंफर्म किया कि उनके 50 आदमियों का बहुत आसानी से सफाया हो गया। उसने चेतावनी दी कि एक्स्ट्रा सैनिकों के साथ भी जीत नामुमकिन है। हाई की आंखें सिकुड़ गईं, यह समझते हुए कि फिलहाल स्मार्ट मूव यही है कि पीछे हट जाएं। वो सोच रही थी कि बिना किसी को पता चले पीछे हटने का इशारा कैसे दे। तभी एक शांत आवाज ने उसके ख्यालों को चीरते हुए कहा कि वो उन्हें नहीं रोकेगा। उसके आदमी सन्न रह गए।
सोचा कि उसने अभी क्या सुना। फिर उसे अचानक एक भयानक सच्चाई का एहसास हुआ। वो कुली उनकी बात सुन रहा था। दान योंग वू ने शांत भाव से दोहराया कि अगर वे जाना चाहते हैं तो वो उनके रास्ते में नहीं आएगा। आदमी बस देखता रह गया। उसका दिमाग इस नामुमकिन बात से चकरा गया। ही भी उतनी ही हैरान थी, यह जानकर कि वो उनकी प्राइवेट बात लगातार सुन रहा था। लेकिन दान ह्योंग वू के चेहरे पर उनके सदमे का कोई असर नहीं हुआ, जो किसी भी मार्शल आर्टिस्ट के लिए बिल्कुल नामुमकिन होना चाहिए था। फिर उसने एक सीधी सादी लेकिन डरावनी चेतावनी दी, अभी पीछे हट जाओ वरना वो सबको मार डालेगा। वो ठंडे पसीने के साथ समझ गई कि उसकी धमकी बिल्कुल सच है, और इसलिए उसने चुपचाप अपने आदमी को पूरी तरह पीछे हटने का इशारा देने का हुक्म दिया। उस आदमी ने हुक्म माना और तेजी से पेड़ों में गायब हो गया। वो मुस्कुराते हुए पीछे मुड़ी और अपने आदमियों की जान बख्शने के लिए उसे शुक्रिया कहा। लेकिन दान ह्योंग वू के उन्हें जाने देने के अपने कारण थे। उसके छुपे हुए योद्धाओं की मौजूदगी से उसे फिक्र नहीं थी, बल्कि दूसरी तरफ से आ रही जबरदस्त ताकत से थी। टैंग परिवार ने ब्लैक स्नेक हॉल को लगभग बिना किसी मेहनत के नष्ट कर दिया था, लेकिन अंधेरे से एक नए नजरिए वाले ने देखा कि अगली कतार खत्म हो गई। उसने रिवील किया कि पहला हमला महज एक धोखा था। असली घात तब शुरू होगी जब उनकी सतर्कता कम हो जाएगी। असली घात लगाने वाली फौज रेड मून कोर घात लगाए बैठी थी। उनकी आंखें अंधेरे से चमक रही थीं, हमले के लिए तैयार। सब कुछ उनकी योजना के मुताबिक हो रहा था। दान योंग वू का ध्यान कहीं और होने पर ह्यूमन हाई के योद्धा भाग निकले, लेकिन उनके चले जाने के बाद भी दान ह्योंग वू को हवा में हत्या का एहसास और भी तेज होता महसूस हुआ। जंगल पर एक अनबेरेबल अजीब सी बेचैनी छाई हुई थी। तुरंत वाला खतरा टलने पर टेंग परिवार के लीडर ने रात के लिए डेरा डालने का फैसला किया। ह्योंग पियो ने सुझाव दिया कि जोसेओल यान अपनी सिक्योरिटी और आराम के लिए यू में ही के साथ रहें, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। दूसरों की तकलीफ के बावजूद खास सुविधाएं लेने को तैयार नहीं थी। फिर उसने माना कि उसके इस फैसले का एक और कारण भी था। उसने एडमिट किया कि उसने कभी एजेंसी पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, यह सोचकर कि यह साधारण कामों के लिए एक शांत जगह है। लेकिन इस यात्रा ने उसकी आंखें हकीकत से खोल दी। एजेंसी की शांति हर सदस्य के सैक्रिफाइसेस से हासिल हुई थी। इस एहसास ने एक दूसरे कुली को दान ह्योंग वू से उसकी छुपी हुई ताकत के बारे में पूछने के लिए उकसाया। शॉन की नजरें एक नए पक्के इरादे से सख्त हो गईं। उसने ऐलान किया कि वो अब एक टूटे हुए परिवार की लड़की नहीं रहेगी, बल्कि हनाम एस्कॉर्ट एजेंसी की नई सरदार बनेगी। वो दान ह्योंग वू की तरफ मुड़ी, आंखों में सवाल। पूछा कि क्या उसके इस फैसले के बारे में उनके पास कुछ कहना है। उसने शांत भाव से समझाया कि एजेंसी की लीडरशिप लेने के लिए पहले उसे एक कुली के रूप में सबसे निचले स्तर से शुरुआत करनी होगी। उनके इस सीधे सादे और लॉजिकल जवाब ने शॉन और ह्योंगियो दोनों को पूरी तरह सन्न कर दिया। लेकिन शॉन ने उनकी बातों को दिल से माना। क्यूरियोसिटी से ह्योंग से उसे सबसे बेहतरीन कुली बनने का तरीका सिखाने को कहा। ह्योंग पियो अपनी बढ़ती उम्र को देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह पाया। लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होती गई, असली खतरा अभी भी अंधेरे में छुपा हुआ था। रेड मून कॉर्प्स, ब्लैक स्नेक हॉल का बना हुआ एक एलीट हत्यारा दस्ता, हत्या और छुपकर हमला करने की कला में माहिर। लेकिन उनकी असली ताकत सिर्फ अंधेरे में नहीं छुपी थी। वे एक साथ चलने वाली टुकड़ी की तरह काम करते थे, एक पूरी तरह एक साथ चलने वाली हत्यारी मशीन की तरह। और आग की एक चमक के साथ उनका खामोश हमला शुरू हो गया। शिविर में अफरा तफरी मच गई। पहरेदार कुछ करने से पहले ही ढेर हो गए, एक एक करके। यहाँ तक कि ताकतवर टैंग परिवार के मुखिया को भी मार गिराया गया, चुप करा दिया गया, काबू में कर लिया गया और सेओलन को पकड़ लिया गया। उसका नया पक्का इरादा पल भर में चकनाचूर हो गया। लेकिन इस पूरी अफरा तफरी के बीच दान ह्योंग वू खड़ा रहा। उसकी पीठ गिरे हुए लोगों की तरफ थी। उसने अपना ध्यान जंगल की तरफ मोड़ा, जहां असली खतरा अभी भी मंडरा रहा था। अंधेरे से एक लाल आंख चमक उठी। अब उसकी नजरें उस पर टिकी थीं। रेड मून कोर का नेता अपने बचे हुए सैनिकों को आखिरी हमले के लिए इकट्ठा कर रहा था। लाल ऊर्जा की एक लहर उनके हमले की तैयारी का इशारा दे रही थी। लेकिन दान योंग वू की नजरें एक जगह टिकी हुई थीं। उन्हें बिल्कुल सही सही पता था कि वे कहां छुपे हैं। वो उन्हें इकट्ठा होते हुए देख रहा था। उनकी छुपकर की गई चाल उसकी नजरों के आगे बिल्कुल बेकार थी। नेता ने अपने इशारे पर हमले का हुक्म दिया, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी गिनती पूरी कर पाता, एक हाथ उसके चेहरे पर आ पड़ा। दान योंग वो पहले ही उसके करीब पहुंच चुका था, रात के अंधेरे में एक खामोश शिकारी की तरह। और एक ही बिजली जैसी तेज लात मारकर उसने नेता को जमीन पर गिरा दिया। उस आदमी की आंखें यकीन न करते हुए चौड़ी हो गईं। उसकी योजना पल भर में चकनाचूर हो गई। वो इस अचानक हमले से पूरी तरह जकड़ा हुआ वहीं पड़ा रहा। लेकिन जमीन पर पड़े पड़े भी उसने अपने सैनिकों को हमले का आखिरी इशारा दे दिया। उन्हें हुक्म मिला कि किसी को जिंदा न छोड़ें, सबसे पहले सबसे खतरनाक निशाने को मारें। और उनका पहला निशाना था, जो अब नहीं रहे, टैंग परिवार के मुखिया टांग होगवन। हत्यारे ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा कि अब थंडर ग्रेनेड ब्लैक स्नेक हॉल के हैं। लेकिन जैसे ही उसकी तलवार गिरने वाली थी, एक दूसरी तलवार उस पर आ पड़ी। दान ह्योंग वू बड़े के ऊपर खड़ा था, आसानी से उस घातक वार को रोकते हुए। नेता ने गुस्से से दहाड़ा, यह सोचकर कि जिसे उन्होंने काबू में समझ लिया था वो अभी भी खड़ा क्यों है। युवा टंग सदस्य हैरान रह गया। ये समझ नहीं पाया कि वो इस नए सदस्य की मौजूदगी को कैसे नहीं भांप पाया। लेकिन
दान ह्योंग-वू की नजरें ठंडी और टिकी हुई थीं। उसने शांत भाव से हथियारों की पहचान कर ली। उसका जिस्म एक जानी पहचानी नीली ऊर्जा से भर उठा। नेता को झटके से एहसास हुआ कि उस कुली ने किसी तरह उनकी प्राइवेट बात सुन ली थी। ह्योंग-वू ने उन्हें बताया कि रेड मून कोर अब नहीं रहा, सिर्फ वही बचे हैं। वो शख्स बस गुस्से से घूरता रहा, जानना चाहता था कि वो किस तरह के राक्षस का सामना कर रहा है। लेकिन दान ह्योंग-वू ने बस इतना कहा कि अब अपने गिरे हुए साथियों से मिलने का वक्त आ गया है, और एक ही स्मूथ मूव में उसने अपनी ताकत का विस्फोट कर दिया। नेता का जिस्म चमकदार रोशनी में समा गया। उनकी बड़ी योजना धूल में मिल गई, और बस इसी तरह आखिरी हमलावर भी पूरी तरह मिट गया। टेंग परिवार के मुखिया और उनके भतीजे एकदम सन्न रह गए। जंगल में हमलावरों के शव बिखरे देखकर जोसेओल यान ने पूछा कि क्या हुआ था। योंग पियो ने बताया कि यह एक आखिरी बेबस हमला था। वो तुरंत घबरा गई, पूछने लगी कि क्या बाकी कुल्ली सुरक्षित हैं। लेकिन योंग पियो ने उसे तसल्ली दी कि सिर्फ दुश्मन फौज ही हारी है। उन्होंने बताया कि दान योंग वू ने ही आगे बढ़कर खतरे को हैंडल किया था। हमारे लड़के की नजरें हमेशा की तरह शांत और स्थिर थीं। सेओल यान ने तारीफ भरी नजरों से देखा, यह समझते हुए कि उसने एक बार फिर उसकी हिफाजत की। टैंग परिवार का छोटा सदस्य अपने अंदाजे पर दोबारा सोचने लगा, यह समझते हुए कि योंग वू उतना साधारण नहीं जितना उसने सोचा था, और अपनी गाड़ी से उमियन है मुस्कुराई, उसे एक अजीब अनसुलझी पहेली समझते हुए। आखिरी खतरा टलने के बाद सिक्योरिटी दल ने अपनी यात्रा जारी रखी। उनकी लंबी और खूनी यात्रा लगभग खत्म हो चुकी थी। आखिरकार वे अपनी मंजिल सिचुआन के चेंगदू शहर पहुंच ही गए। बचे हुए कुल्ली अपनी राहत को मुश्किल से छिपा पा रहे थे। पहले से ही एक अच्छी ड्रिंक के सपने देख रहे थे, लेकिन उनकी नजरें सोलन पर टिकी थीं। उसकी आंखों में एक शांत सवाल। उसने पूछा कि यान क्या सोच रही है। सोल यान चिंतित दिखी। उस महिला को याद दिलाया कि उन्हें पहुंचने से पहले ही उनसे अलग हो जाना था, लेकिन यूमी बस मुस्कुराई, उसे फिक्र न करने को कहा। उसकी बेफिक्री भरी बात यान की बेचैनी को कम नहीं कर पाई। ह्योंग पियो ने दान ह्योंग वू को छेड़ा, चेतावनी दी कि पहुंचने के बाद वो बहुत व्यस्त होने वाला है। लेकिन उसे जल्दी ही याद आ गया कि उसका नया दोस्त मजाक की कॉन्सेप्ट को पूरी तरह नहीं समझता। उसने बताया कि पास में ही एक नकली पारिवारिक हवेली है, और इसे दान योंग वू द्वारा बताए गए दोस्त से जोड़ा। यह बात हमारे लड़के का ध्यान खींच गई। आखिरकार अपना वादा पूरा करने का एक मौका। उसके दिमाग में अपने दोस्त की आखिरी बेताब गुजारिश कौंध गई। मोटिवेटेड होकर उसने ऐलान किया कि वे तुरंत हवेली जाएंगे, और इसी के साथ हनाम एस्कॉर्ट एजेंसी आखिरकार सिचुआन तांग परिवार की भव्य हवेली पर पहुंच गई। मुखिया का उसके आदमियों ने स्वागत किया, और उसने तुरंत उन्हें कीमती सामान सुरक्षित करने का हुक्म दिया। एस्कॉर्ट टीम के बचे हुए सदस्य उस इतनी बड़ी जगह को देखकर सन्न रह गए। फिर मुखिया ने उन्हें उनकी मेहनत का भुगतान किया, उनकी कोशिशों की तारीफ की। उसने ऑफिशियली जोसेओल यान को एजेंसी की नई सरदार के रूप में अनाउंस किया, जिसे उसने चुपचाप कबूल कर लिया। उसने भुगतान को अपने हाथों में थाम लिया। एक नेता के रूप में उसकी नई जिंदगी का पहला कदम। उसकी आंखों में आंसू भर आए। अपने हाल के नुकसान का भारी बोझ उस पर साफ दिख रहा था। उसके घर और एजेंसी के आग की लपटों में जलने की दर्द भरी याद उसके मन में बसी हुई थी। उसके शहीद भाई और कप्तान के चेहरे उसके हर ख्याल में गूंज रहे थे। लेकिन योंग पियो ने उसे हिम्मत देते हुए कहा कि सब ठीक हो जाएगा। उसने एक आंसू पोंछा, और उसके लफ्जों में थोड़ी सी ताकत पाई। वो जानती थी कि उसे उन लोगों के लिए मजबूत रहना होगा जिनकी हिफाजत का जिम्मा उसने पीछे छोड़ा है। नम आंखों से मुस्कुराते हुए उसने उनके जो कभी न टूटे साथ के लिए शुक्रिया कहा। दूसरी तरफ उनके आदमी ने थंडर ग्रेनेड पर कब्जा करने में अपनी नाकामी पर अफसोस जताया, लेकिन उसने उसे अभी यह भूल जाने को कहा, क्योंकि वो जानती थी कि उनके कबीले को जल्द ही उन हथियारों के बारे में पता चल जाएगा। उमन कबीला कभी भी उस चीज पाने में नाकाम नहीं होता जिस पर वो नजर डालता है, कभी नहीं। उसने ऐलान किया कि इस वक्त वो सबसे ज्यादा उस रहस्यमय कुली दान ह्योंग वू को चाहती है। जैसे ही टैंग परिवार का मुखिया उन्हें जाने की तैयारी करते देखा, ह्योंग पियो अपने अगले कदम के लिए लोगों को इकट्ठा करने लगा, और दान ह्योंग वू की नजरें एक जगह टिकी थीं। उसका अपना मिशन अब बिल्कुल साफ था। ह्योंग पियो ने उसे पास किए फैमिली मैनर याद दिलाई, उसके जो अब नहीं रहे दोस्त का घर। उसने पॉलिटली रुकने की पेशकश ठुकरा दी, यह समझाते हुए कि उसे हमारे लड़के से कुछ काम है। लेकिन दान ह्योंग वू पहले ही जा चुका था। बिना कुछ कहे आसमान में छलांग लगाई। वो पास की एक छत पर बड़ी शान से उतरा। उसकी नजरें शहर में अपने दोस्त के परिवार के घर को ढूंढ रही थीं। उसने अपने सेंसेस फोकस किए। उसकी नजर नीचे पूरे शहर पर घूम रही थी। वो अपने जो अब नहीं रहे दोस्त अक्सी की अनोखी एनर्जी याद करने की कोशिश कर रहा था, और उस फैले हुए शहर में उसने उसे महसूस किया। ची का एक हल्का लेकिन जाना पहचाना बहाव। इस बीच ह्योंग पियो थकी हुई टीम के बाकी सदस्यों को रात बिताने के लिए एक लोकल सराय में ले गया। लेकिन जब बाकी लोग गर्म पानी से नहाने के सपने देख रहे थे, तो सेओल यान ने ह्योंग वू और उसके गुरु को जाने की तैयारी करते देखा। ह्योंग पियो ने बस इतना कहा कि वापस आने पर सब कुछ समझा देंगे। दान ह्योंग वू की नजरें स्थिर रहीं। उसका दिमाग पहले से ही आगे के मिशन पर था। उसने सेओल यान को एक सरल और तसल्ली देने वाला इशारा किया, उसके सिर पर धीरे से हाथ रखते हुए। वो इस अचानक अपनापन से हैरान रह गई, सोचती रही कि इसका क्या मतलब हो सकता है। एक सुकून भरी वार्मथ उसके अंदर फैल गई, एक ऐसा एहसास
एहसास जो उसने बहुत लंबे समय से महसूस नहीं किया था। उसने वापस आने का एक सरल वादा किया और इसके साथ ही वो और योंग पियो शहर की सड़कों पर निकल पड़े। जो सेओल यान उन्हें भीड़ में गायब होते हुए देखती रही, लेकिन ह्योंगो को अचानक एहसास हुआ कि वे अकेले नहीं हैं। उम्हे उनके ठीक पीछे पीछे आ रही थी। उसके इरादे अभी भी राज थे। ह्योंगो घबरा गई, ये महसूस करते हुए कि उसका वापस जाने का कोई इरादा नहीं। वो बिना मंजिल जाने ही उनका अंधाधुंध पीछा कर रही थी। लेकिन दान ह्योंगवू ने अपने गुरु से बस इतना कहा कि उसकी चाल बहुत धीमी है और हल्के से छूकर उसने उस थके हुए बॉडीगार्ड योद्धा को अपनी ताकत दे दी। जैसे ही ह्योंग पियो अपने पीछे आने वाली पर नजर रखने के लिए धीमा हुआ, अचानक उसे एक अनजानी एनर्जी से भर गया और दान ह्योंगवू के एक लफ्ज पर वो यकीन न हो ऐसी रफ्तार से आगे बढ़ गया। उन्हें सदमे में देखती रह गई, सोचती रही कि क्या बॉडीगार्ड योद्धा ने अपनी असली ताकत अब तक छुपा रखी थी। दोनों आदमी रफ्तार के एक धुंधलेपन में बदल गए, शहर की छतों पर दौड़ते हुए। ह्योंग पियो उनके साथ चलने के लिए खुद पर जोर लगा रहा था, जबकि दान ह्योंगवू बिल्कुल आसानी से शांत था। उनकी मंजिल चांदनी में नहाई हुई एक भव्य हवेली थी। वे चुपचाप पास की एक छत पर उतरे। उनकी यात्रा खत्म हो चुकी थी और साथ मिलकर उन्होंने नीचे से ए परिवार के महल को देखा। ह्योंग पियो ने चुपचाप सिर हिलाया, अपने दोस्त को उसका वादा पूरा करने में मदद करने के लिए तैयार। लेकिन उमियन ही और उसका साथी उनके साथ कदम मिलाकर चलने के लिए जूझते रहे। धूल में बहुत पीछे छूट गए। आखिरकार वे पहुंचे। उसके साथी ने माना कि वो उनकी यकीन न हो ऐसी रफ्तार के साथ मुश्किल से ही तालमेल बिठा पाया। ह्योंग पियो दरवाजे के पास पहुंचा। वहां पहरेदारों की गैर मौजूदगी ने उसे बहुत परेशान किया। भारी दरवाजे बस इतना खुले कि अंधेरे का एक छोटा सा हिस्सा दिखाई दे। खुले दरवाजे पर एक गंभीर चेहरे वाला शख्स सामने आया। उसकी नजरें ठंडी और नापसंद। उसके चेहरे पर गहरा शक था, आने वालों के लिए एक खामोश चेतावनी। लेकिन दान ह्योंगवू को उसमें अपने जो अब नहीं रहे दोस्त एक्स सेई की एक अजीब सी झलक दिखाई दी। उस शख्स ने उन्हें जाने को कहा, लेकिन ह्योंगवू ने जोर देते हुए पूछा कि क्या वो उस नाम को जानता है। इस सरल सवाल से उस शख्स का चेहरा सदमे और गुस्से से भर उठा। वो फट पड़ा, जानना चाहा कि वे उसे क्यों ढूंढ रहे हैं। ह्योंग पियो एकदम सन्न रह गया। ये सोचकर हैरानी हुई कि एक साधारण सवाल का इतना विरोध क्यों हुआ। उस शख्स का जानलेवा इरादा इतना जबरदस्त था कि योंगपो के फेफड़ों से हवा निचुड़ने जैसा महसूस हो रहा था। लेकिन पलक झपकते ही दान ह्योंगवू ने आसानी से एक हाथ से उस शख्स के हमले को रोक दिया। उसका चेहरा शांत था, जैसे खतरे को नजरअंदाज कर रहा हो। वो शख्स बस गुस्से से देख सकता था, क्योंकि दान ह्योंगवू उसे बिना हिले देख रहा था। योंगपो के कॉलर पर उसकी पकड़ और कस गई। नए शख्स के ताकत के शो से उसका ईगो हर्ट हुआ था। दान ह्योंगवू के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी।